नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए जितने ऐसे बच्चे क्लास में आ चुके हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या तो आपको नहीं है। देखिए, सुपर 1000 सीरीज का नाम है और ये आरआरबी एनटीपीसी को इस बार नस्तेनाबूद करने के लिए आप लोगों के बीच में लाई गई है। ये कोई आम सीरीज बिल्कुल भी नहीं है, खास सीरीज है। क्लास के समय को हल्का सा 1 घंटा पहले किया गया है क्योंकि कल खींचातानी हो गई थी सवालों में। ठीक है, बहुत तेजी के साथ मुझे सवालों को कराना पड़ा था। मैं नहीं चाहता था दोबारा से खींचातानी हो, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया, आप लोगों के लिए सवाल लेकर आया। और इसमें सुपर 1000 क्वेश्चन के अंदर हम पॉलिटी के कल 100 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम उस 100 के आगे बात को बढ़ाएंगे। चीजों के अंदर भौकाल आपको दिखेगा और आपको समझ में आएगा कि ये वही सवाल है जो सीधे आपके पेपर में आने वाले हैं। बात ही समझ में। क्लास के अंदर मैं देख पा रहा हूं अद्भुत छात्र क्लास में आ चुके हैं। अभय जायसवाल, नेहा सक्सेना, हर्ष यादव, अक्षय कुमार रॉय, सौम्य यादव, प्रियंका, पंकज सरोज, हिमांशु शाक्य, हैप्पी चीमा और चीमा भाई किधर चलो, इसके अलावा शैलेश कुमार, ठीक है, सिंपलेश, टॉम एंड जेरी क्लास के अंदर आ चुके हैं, रूबी हैं, ठीक है, तोतन चौधरी, प्रीति, धर्म सिंह आ चुके हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे हैं आप सभी का बहुत बहुत बड़े लेवल पे स्वागत है। एक बार मुझे बता दीजिए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं सीधे? जी हाँ, बहुत बढ़िया। बच्चे आ चुके हैं भौकाल मचाने के लिए। भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट 2। आज क्वेश्चंस की संख्या जो होगी वो जाएगी 101 से लेकर 200 तक। 101 से लेकर 200 तक हम जाएंगे। ये पूरी की पूरी सीरीज जो होगी डेडिकेटेड होगी आपके रिवीजन के लिए, डेडिकेटेड होगी आपके रिवीजन के लिए। तो क्या क्वेश्चंस को आपके सामने लाया जाए, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये तो सीरीज आपकी चल रही है बाबू, यही क्लास लाइव चल रही है, यही है ना जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको यह पूरी देखने को मिल जाएगी। और कल वाली वीडियो जिसने नहीं देखी, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कल वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, देख नहीं पाएगी कल वाली वीडियो। ठीक है, तभी आपको माहौल समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 101वें नंबर के सवाल से। एक बार क्लास में लिख दीजिएगा क्वेश्चंस और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। एक बार क्लास में लिख दीजिए क्वेश्चंस और चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। शेर नवीन जांगड़ा क्लास में आ चुके हैं। नवीन का नाम पहले कुछ और था, फिर जांगड़ा इनका इसलिए लगाया गया क्योंकि इनको जांगड़े पसंद थे। अच्छा नाम है नवीन। नवीन इज अ गुड नेम, ठीक है, बेहतरीन नाम है। चलो बाबू स्टार्ट करें। आर यू रेडी? परफेक्ट। ठीक है, नवीन लिख रहा है शेर। नवीन मान जा। चलिए, नरेंद्र सिंह कह रहे हैं। नरेंद्र सिंह ऑफलाइन का स्टूडेंट है और ऑफलाइन में जब क्लास स्टार्ट होती है तो उसके पहले मेरा एक डायलॉग होता है लाइक, हेलो दिस इज योर कैप्टन ऑन फ्लाइट डेक, दिस इज जीत राणा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ये लीजिए आपके सामने 101वें नंबर का सवाल। इन पूरे 300 क्वेश्चंस को करने के बाद आपके लिए पूरी तरीके से बातें रेडी हो जाएंगी, पूरी तरीके से आपके लिए बातें रेडी हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा, चीजों को बहुत बढ़िया ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। ये लीजिए, CAG कैग किन खातों का ऑडिट करता है? अच्छा, मेरी बात याद रखना, नोट्स बनाने हैं आपको खुद। आप नोट्स खुद से बनाएं, नोट्स आप सेल्फ बनाइए। नोट्स सेल्फ आपको बनाने होंगे। सेल्फ अगर आप बनाएंगे, जिस भी सवाल में फंस जाए उसके नोट्स खुद बनाइए। आपके सामने क्वेश्चन भेजा गया है, इसके लिए भेजा गया है आपके सामने, ये रहा पोल के साथ आंसर करने की कोशिश करें। कैग किन खातों के ऑडिट करता है? पहली बात तो कैग के आर्टिकल कितने? सर कैग आर्टिकल 148 से लेकर 151 में देखने को मिलता है। यही होता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वर्तमान में कौन है? संजय मूर्ति। वर्तमान में कैग कौन है बाबू? संजय मूर्ति है। वर्तमान में कौन है? संजय मूर्ति है। वर्तमान में है जी कौन सी मूर्ति? संजय मूर्ति है। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, अब संजय मूर्ति आपको देखने को मिलते हैं। 148 में बताया गया कैग का पद, ठीक है, ये CAG का पद होगा। ठीक है, 149 में बताया गया है कि इनका कर्तव्य क्या होगा? कर्तव्य क्या होगा? सरकार के खर्चों की देखरेख करना। 150 में बताया गया है राज्य और केंद्र के मध्य लेखाएं कैसी होंगी। लेखाओं का मतलब होता है ऑडिट कैसी होंगी, कौन कितने रुपए रखेगा, ऑडिट्स कैसी होंगी। और इसमें आगे बताया गया है 151 में कि भाई कैग जो अपनी रिपोर्ट है वो सौंपेगा, किसको सौंपेगा? या तो राष्ट्रपति को या गवर्नर को, या तो प्रेसिडेंट को सौंपे, प्रेसिडेंट को नहीं सौंप रहा है तो गवर्नर को सौंपे। तो ये किसके खर्चों को देखता है? आपके सामने जो पोल आया, पोल में जो आंसर कर पाए 50% लोग कह रहे हैं सर बी आंसर होगा। अच्छा जी, देखते हैं क्या आंसर होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU और केंद्रीय एजेंसी काम करना, इसका काम बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं होगा। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या बताया कि कैग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा प्रेसिडेंट या गवर्नर को, तो सीधी बात है केंद्र और राज्य दोनों का काम करेगा। तो सीधी बात है केंद्र, राज्य और अन्य सरकारी वित्त संस्थाएं। तो 20 का आंसर होगा, बी वुड बी द आंसर, 20 का आंसर होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, चलो अगला सवाल। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संविधान के किस संविधान से लिया गया है? बैठक का संविधान किस संविधान से लिया गया? मतलब कहने की बात क्या है, हमारे ज्वाइंट सेशन आपको देखने को मिलते हैं। ज्वाइंट सेशन, तो ज्वाइंट सेशन कहां से लिए गए हैं, अडॉप्टेड कहां से है? तो ज्वाइंट सेशन का प्रक्रम आपको देखने को मिलता है। कौन सा बाबू? ज्वाइंट सेशन का प्रक्रम। तो जो ज्वाइंट सेशन प्रक्रम है ये हमें कहां से देखने को मिला है? संयुक्त बैठक हम कहां से लेते हैं? ठीक है, चलो संयुक्त बैठक हम कहां से लेते हैं? संयुक्त बैठक हम कहां से लेते हैं? किस संविधान से संयुक्त बैठक उपक्रम है? फटाफट से बताइए, चलिए फटाफट जल्दी बताएं। देखो, अगर मैं बात बताऊं, क्या ये सोवियत यूनियन से लिया? नहीं जी। फ्रांसीसी संविधान से? नहीं जी। ऑस्ट्रेलियन से? हाँ जी, ऑस्ट्रेलियन से लिया है। ज्वाइंट सेशन आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल है 108। अब मैं आपसे पूछूंगा 2 सवाल। ज्वाइंट सेशन को इनवाइट कौन करता है? हु इनवाइट ज्वाइंट सेशन? ज्वाइंट सेशन को इनवाइट कौन करता है? इनवाइट का मतलब होता है आहूत कौन करता है? ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता यानी हेड कौन करता है? हेड कौन करता है? ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल पूछूंगा इसमें मैं, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल ये है कि पहला ज्वाइंट सेशन कब लगा? पहला ज्वाइंट सेशन कब लगा? पहला JS कब लगा था? पहला ज्वाइंट सेशन कब लगा था? बेहतरीन। सदी प्रेसिडेंट आहूत करता है। अच्छा जी, ना मानो मत कती अच्छे कार्ड रखे छोरा ने, इनवाइट करता है प्रेसिडेंट। मां अच्छा भाई साहब। इसके अलावा सर अध्यक्षता हेड कौन करता है? सर ये स्पीकर करता है। स्पीकर कौन सा वाला? सर लोकसभा स्पीकर। और सर पहला ज्वाइंट सेशन कब हुआ था? सर 1961 में हुआ था, डाउरी एक्ट का हुआ था बाबूजी 1961 में। याद रखोगे? शाबाश। ये होती हैं बातें, खुल के खेलो। अगला सवाल ये रहा, 103वां सवाल। संविधान में मूल कर्तव्य में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था? फटाफट से आप आंसर करेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी, बिना परेशानी के चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये रहा आपके सामने पोल, कृपया करके आंसर बताइए बाबू, करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो बताते हैं कि मूल कर्तव्यों को जो जोड़ा जाता है, ये कहां जोड़ा जाता है? सर मूल कर्तव्य को जोड़ा जाता है 51A में।
संख्या कितनी है इनकी सर? संख्या है इनकी 10। संख्या कितनी है इनकी? संख्या है 10। ठीक है, वर्तमान संख्या कितनी है? वर्तमान सर वर्तमान है 11, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन में इसमें एड ऑन किया गया था। तो करेक्ट आंसर मेजरली एस्पिरेंट में 68% बच्चे चुन रहे हैं एक तरफा करेक्ट आंसर। तो दैट इज इसको जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, मैं बड़े प्यार से पूछता हूं, आप मुझे एक छोटा सा संविधान संशोधन बता दीजिए कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड पीएम का चुनाव कोर्ट में नहीं जा सकता, का चुनाव कोर्ट में नहीं जा सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ये बात, इनका जो चुनाव है वो कोर्ट में नहीं जा सकता। ये जो बात आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, पीएम का जो चुनाव है वो कोर्ट में नहीं जा सकता, ये बात भैया जी कहां लिखी हुई है? किस संशोधन में ये कहा गया था? किस संशोधन में कहा गया था? ये इंदिरा गांधी ने कहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 39वें संविधान संशोधन में ऐसा कहा था। कब बाबू? 39th संविधान संशोधन में ऐसा कहा था, जो हुआ था 1975 में। ठीक है, कि अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम का चुनाव है तो कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, इसकी नई समीक्षा नहीं की जा सकती। बट लेटर ऑन इसको चेंज कर दिया गया। कब चेंज किया गया था? इसको 44th CAA 1978 के थ्रू इसको कर दिया गया नल वॉइड। इस कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया? नल वॉइड। नल वॉइड का मतलब क्या होता है? इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, नल वॉइड यानी इसको खत्म कर दिया गया। राइट, 39 याद रखना। अबे 42 नहीं है, 39। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? बहुत बेहतरीन। बात कर रहा हूं अनुसूचित क्षेत्र, यानी अनुसूची 5 की बात चल रही है, अनुसूची 5 की बात चल रही है, अनुसूची 5 की बात चल रही है। आर्टिकल 244 पहला क्लॉज। तो ये जो एरिया होता है, शेड्यूल एरिया होता है, तो इसके लिए यहां पर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कानून बना सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कानून बना सकता है? ये रहा आपके सामने पोल। फटाफट इस पोल में बोल, ठीक है, कि आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, अच्छा सवाल है यार, ये मुझे बढ़िया लगा सवाल। फटाफट बताएं। तो इसमें पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट होगा। अच्छा ठीक है बाबू, संसद है, संसद है। ओके ठीक है, ठीक है, चलिए। गवर्नर है, कैबिनेट है, ठीक है, चलिए, बेहतरीन। काफी लोग अलग अलग सवाल दे रहे हैं। देखो, अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट्री लॉज विद रेस्पेक्ट टू द शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? बात को बहुत ध्यान से समझना, बात को बहुत ध्यान से समझना। इसके अंदर एक ऑप्शन मिसिंग है, इसके अंदर एक ऑप्शन मिसिंग है। 111% बच्चों का कहना है कि सर, मतलब 86% बच्चों का कहना है कि सर इसमें पार्लियामेंट होगा। गलत नहीं है, सही है। उपस्थित ऑप्शंस के अनुसार ये चीज सही है, उपस्थित ऑप्शंस के अनुसार ये चीज सही है। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर प्रेसिडेंट दिया हुआ होता, अगर प्रेसिडेंट दिया हुआ होता तो वह अधिक उच्च था, वह अधिक बेहतर था, अधिक बेहतर था, या प्रेफरेबल हम कह सकते हैं, प्रेफरेबल था। ठीक है, वह अधिक सही था। बट क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं दिया हुआ था तो हमें पार्लियामेंट के साथ जाना पड़ा, क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं दिया हुआ था इसलिए हमें पार्लियामेंट के साथ जाना पड़ा। अगर प्रेसिडेंट दिया हुआ होता तो वह अधिक बेहतर होता। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है 105वां, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? 11वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया था? फटाफट से बताइए। ठीक है, 11वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया था? बेहतरीन ढंग से फटाफट से बता दीजिए। 69वां संविधान संशोधन 1991। कुछ याद आई बातें? सर याद है मुझे। क्या याद है? ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये सब याद है। लेकिन इसके अलावा आपको बहुत कुछ याद रखना है। जैसे कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो दिल्ली है या पुदुचेरी है, ये दिल्ली और पुदुचेरी को बनाया जाता है यूटी के अंदर विधानसभा। तो यहां विधानसभा बनाएगी इन दोनों में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ सीट होगी 70, यहाँ सीट होगी 30, राइट? ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा बड़ी बात इसमें ये भी है कि भैया जी एनसीआर भी यही बनाया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ये भी आपको याद रखना है, राइट? तो दोनों चीजें 69वें संविधान संशोधन में बनी। 92वें संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसमें 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, ओके। 74वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा म्युनिसिपैलिटीज जोड़ी जाती है, म्युनिसिपैलिटीज जोड़ी जाती हैं, प्लिटीज यानी नगरपालिका जोड़ी गई थी, नगरपालिका जोड़ी गई थी। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है बच्चे? सवाल पूछ रहा है कि सर यहां आप बताइए पंचायत के अधिकारों के लिए 11वीं अनुसूची नगर पंचायत पूछा है तो डी इज द करेक्ट आंसर। नगर पंचायत का पूछा है तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी होगा इसमें करेक्ट आंसर। बेहतरीन ढंग से, शाबाश। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला सवाल, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? यानी इनकी शपथ, ओथ वगैरह कहां आती है? हमारी अनुसूची कितनी है सर? हमारी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि बाबू शपथ किस अनुसूची में आती है, ओथ किस अनुसूची में आती है? आपके सामने ये रहे ऑप्शंस, विकल्प आपके सामने हैं। फटाफट से बताइए ट्विंकल जी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आंसर क्या होगा इसका यार? ठीक है, फटाफट बताएं क्या आंसर इसके अंतर्गत हो सकता है। आपकी अनुसूची जितनी देखने को मिलती है 12। पहली अनुसूची में होता है हमारा संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार, दूसरी में होता है सैलरी, तीसरी में होता है इनकी शपथ, चौथी में होती है राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है, पांचवीं के अंदर होता है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, छठवीं में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का प्रशासन, सातवीं के अंदर शक्तियों का विभाजन, आठवीं में राजभाषा, नौवीं में भूमि सुधार, ठीक है, और 10वीं में दल बदल, 11वीं में ग्राम पंचायत, 12वीं में नगर पंचायत। तो इसमें क्या है? तीसरी अनुसूची करेक्ट आंसर ये रहा। ठीक है, ये लीजिए। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों का जो रहने का अधिकार प्रदान किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है पूछा जा रहा है। देखो ऑप्शन आपके सामने है, जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी निवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? कोई जम्मू कश्मीर में रह सकता है या नहीं रह सकता? अगर कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, अगर कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, एकदम वहां पर रहने की जो मतलब कह सकते हैं डोमिसाइल, वहां पर रहने का जो डोमिसाइल है, रेजिडेंशियल एड्रेस को वहां पर कौन इंगित कर सकता है? क्या चीफ मिनिस्टर कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है? किसी को वहां पर स्थायी निवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? इसमें संसद नहीं होगा। दरअसल जम्मू कश्मीर का अपना एक सेपरेट लॉ है, जम्मू कश्मीर का अपना एक सेपरेट लॉ है, इनका एक पृथक कानून है,
पृथक कानून आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इनका पृथक कानून है, क्योंकि इनका सेपरेट कानून है, तो उस बेसिस पर हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर होगा स्टेट लेजिस्लेचर। करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? स्टेट लेजिस्लेचर करेक्ट आंसर होगा। ये होता है हमारे सामने बिल्कुल क्लियर। तो मेजरली बच्चे थे लगभग 45% जिन्होंने सही जवाब दिया था। अगला, भारत संविधान को भारत को इस प्रकार वर्णित किया जाता है। क्या है भारत? व्हाट इज इंडिया? भारत क्या है बताइए। देखो हर एक चीज की बात होती है कि किसी ना किसी चीज को किसी ना किसी तरीके से वेरीफाई किया जाता है। अच्छा आप क्लास को लाइक कर दो, जिससे कि ये जो माहौल है, क्लास का माहौल एक अलग लेवल पर चला जाए। फटाफट से क्लास को लाइव कर दीजिए, ठीक है। चलो, आप पूछा भारतीय संविधान में भारत को इस प्रकार वर्णित किया जाता है, तो भारत को किस प्रकार वर्णित किया जाता है ये आप बताइए। क्या है भारत? ठीक है, क्या क्वासी फेडरल है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, डोमिनियन ऑफ फ्री स्टेट्स है? तो व्हाट इज इंडिया? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, चलो यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया। अच्छा क्वासी फेडरेशन स्टेट भी तो है, अर्धसंघीय राज्य भी तो नहीं। दिस इज ओनली क्वासी फेडरल यूनियन। भारत एक क्वासी फेडरल यूनियन है, ना कि एक स्टेट। तो क्वासी फेडरल यूनियन होता तो पहला भी सही होता, बट यहां सीधा पता लगा ये यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 1 में बताया गया इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल 1 में क्या बताया हुआ है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be the union of state, that is Bharat shall be the union of state, union of state, India that is Bharat shall be the union of state। ये union of state होगा, ये चीज यहां पर बताई गई है। ठीक है, चलिए हिमांशु हनुमान जी का चेहरा, नमस्ते भाई नमस्ते। उपराष्ट्रपति क्वेश्चन मार्क का सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति किसका सदस्य होता है? बहुत बढ़िया, बहुत जोर का सवाल है, पूछा गया उपराष्ट्रपति किसका सदस्य होता है। हाँ भाई फटाफट बताइए, खुल के खेलिए, बताइए। देखो अगर मैं बात करूं कि उपराष्ट्रपति किसका सदस्य होता है, राज्यसभा लोकसभा, नीदर लोकसभा नीदर नॉट राज्यसभा, बोथ ऑफ द हाउस, दोनों का सदस्य होता है। वो करेक्ट आंसर होगा इसका, ये राज्यसभा वाले कौन है यार? तुम ये क्या हरकत कर रही है, क्या बात कर रहे हो? इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू नीदर द लोकसभा नॉट द राज्यसभा, क्योंकि ये किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता। भैया सीधी स्पष्ट बात बताई गई है आर्टिकल 66 के 4 में, आर्टिकल 66 के 4 में एक बात बताई गई है कि अगर यह किसी सदन का सदस्य हो गया तो इसकी पात्रता रद्द हो जाएगी। ठीक है, इसकी पात्रता रद्द हो जाएगी, याद रखना। ये बहुत स्पष्ट तरीके से बात यहां पर बताई गई है। अब लेकिन ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष। इसका मतलब क्या होता है बाबू? इसका ये एक्स ऑफिशियो चीफ होता है, एक्स ऑफिशियो चीफ होता है। इसका मतलब क्या है कि बाबू ये यहां पर हेड तो नहीं हो सकता, यहां हेड तो होगा बट ये मेंबर नहीं हो सकता, मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है, हेड तो होगा बट ये मेंबर नहीं हो सकता, राइट। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? देखो भाई सीधी बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। आज की क्लास का जो सवाल नंबर 101 था उसी में मैंने इसकी चर्चा कर दी थी, तो फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ठीक है, चलो 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 हटो बच्चों, आंसर बताइए। संदीप काफी देर बाद दिखाई दिए, कहां थे? ब्याह हो गया क्या आपका? ठीक है, आंसर बताएं। इस सवाल का जवाब आपके सामने स्पष्ट आपको दिखाई पड़ रहा है कि सर पूछा गया है कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सर यह अध्यक्षता करने की जो क्षमता है ये दरअसल हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। आर्टिकल 108 में ऐसा लिखा हुआ है, आर्टिकल 108 में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन इसको इनवाइट करने का अधिकार जो है, जो आहूत करने का अधिकार है, वो हमारे प्रेसिडेंट के पास है। बट आहूत कौन कर सकता है, इनवाइट कौन कर सकता है? तो जी इनवाइट करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल हमारे प्रेसिडेंट के पास है, केवल और केवल हमारे प्रेसिडेंट के पास है। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, अगला सवाल 111 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? अब बाबू भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये किस प्रणाली में? सर इसके लिए तो है आर्टिकल 54, इसका मतलब है निर्वाचन मंडल। इसका मतलब क्या है बाबू? निर्वाचन मंडल है, इसका मतलब है इलेक्टोरल कॉलेज। एक है बाबू आर्टिकल 55, जिसका मतलब क्या है सर जी? इसमें आपको देखने को मिलता है निर्वाचन पद्धति। ठीक है, प्रोसेस। मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज, पद्धति यानी इलेक्टोरल प्रोसेस। पद्धति में बताया गया है कि इसके चुनाव में क्या होगा, कैसे होगा। तो पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली चुनते हैं, नहीं चुनते। यूनियन कैबिनेट चुनता है, नहीं चुनता। इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज होता है, बेहतरीन। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। सी का करेक्ट आंसर होगा। अब इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है वो आप कमेंट में बताएंगे, फटाफट बताओ। देखो 3 लोग इसमें भाग लेते हैं, 3 अलग अलग प्रकार से। ये भाग लेते हैं, ये लेते हैं और ये लेते हैं। अब ये कौन कौन है सर? ये होते हैं राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड सदस्य यानी निर्वाचित सदस्य होते हैं। यहाँ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड यानी निर्वाचित सदस्य। और यहाँ होते हैं बाबू विधानसभा सदस्य, विधानसभा यानी विधायक होते हैं, विधानसभा सदस्य यहाँ होते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका मटेरियल पूरा चलता है, ये तीनों भाग लेते हैं। अच्छा ये जो प्रक्रिया है ना, ये जो प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है निर्वाचन की पद्धति, वो इसके बारे में याद रखना। ये आर्टिकल 55 में तो है, ओके सर याद रखेंगे। बट ये कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। और इसका नाम क्या होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, सिंगल प्रेफरेबल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। ठीक है, चलो चलो चलो। दिल्ली और पुदुचेरी के लोग भी भाग लेते हैं, हाँ जी भाग लेते हैं। 17वें संविधान संशोधन 1992 में तय किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ो। राज्यसभा के सदस्य इतनी अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है ये आपको बताना है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, कार्यकाल तो आप बताइए कि इनका कार्यकाल कितना होता है। मुझे ये भी बता दीजिए कि इनका कार्यकाल किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, कि कौन से आर्टिकल में इनका कार्यकाल लिखा हुआ है। तो आर्टिकल है 83 जो इनके कार्यकाल को बताता है। कार्यकाल है 6 ईयर्स का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 ईयर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं। तो 1/3 1/3 1/3 2 2 2 इस तरीके का इसका क्रम चलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़िया। ठीक है, बहुत बेहतरीन।
आगे, हाँ, क्लास को बराबर, ठीक है, लाइक करते रहिए, आगे बढ़िए। भारतीय संसद के निचले सदन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भारतीय सदन का जो निचला सदन है, ठीक है, भारतीय संसद का जो निचला सदन है, इसको आप क्या कहेंगे? जो लोअर हाउस है, जो निचला सदन है, इसको आप क्या कहेंगे? मुझे ये बताओ कि निचले सदन को जी मास्टर साहब ये कहेंगे, या निचले सदन को जी ये कहेंगे, तो क्या कहा जाएगा लोअर हाउस को? फटाफट बता दो कि लोअर हाउस को क्या कहा जाएगा। राधिका फटाफट बताओ। देखो, लोअर हाउस को कहा जाता है लोकसभा, अपर हाउस को कहा जाता है राज्यसभा। लोकसभा का गठन पहली बार कब हुआ था? सर, लोकसभा का जो गठन हमें देखने को मिलता है, ये 17 अप्रैल में देखने को मिलता है 1952 में। पहली मीटिंग कब देखने को मिलती है? मीटिंग सर जी, पहली मीटिंग देखने को मिलती है 13 मई को 1954 में। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, 1952 में ही देखने को मिलती है, 13 मई 1952। इसका जो नाम चेंज होता है, नाम चेंज होता है, नाम, क्योंकि इसका पहले हाउस ऑफ पीपल नाम था, नाम होता है सर इसका मई 1954 में चेंज। इसके पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। इसके जो पहले स्पीकर थे, नाम क्या उनका? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर उनका नाम था, तो ये भी आप याद रखेंगे, जीवी मावलंकर। दैट इज वेरी वेरी गुड, स्पष्ट है। अगला सवाल, राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुनाव, यानी विधायकी के चुनाव। विधायक होते हैं ना, चाचा विधायक है तुम्हारे, ठीक है, क्योंकि मेरे नहीं है, हमारे घर में पॉलिटिक्स का कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक पॉलिटिकल रिलेशन है जो कि मैंने बना रखा है? तो विधायक के चुनाव कौन कराता है? ठीक है, अब विधायक के चुनाव की बात करेंगे तो विधायक के चुनाव कौन कराता है, बताइए। बहुत बेहतरीन, ठीक है। अब ये समझिए, ये क्लास मैंने पहले से ही बताया हुआ है कि अलग लेवल की चलती है, अलग लेवल की, और इसको अलग आप बनाते हैं भाई, ठीक है। रोज आप आएंगे तभी तो आपको पता लगेगा। चलो, तो इसमें मेजरली बच्चों का कहना होता है राज्य चुनाव आयोग। मैं इसमें आप जान के मैं पोल देना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप सही में पोल में आप आंसर करें, फिर आपको पता लगेगा असलियत क्या है, समाज की असलियत क्या है, कितने बच्चे असलियत में तैयारी कर रहे हैं और कितने बच्चे जो स्वाद ले रहे हैं जीवन के। आपके सामने पोल फेंक के मारा गया है। अब मैं जानता हूं कि इस सवाल का जो जवाब है वो 15% बच्चे भी सही नहीं दे पाएंगे, वरना अगर आपको मजाक लग रही है बात तो आप खुद पोल में देख लेना अभी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाएंगे। हमारे सामने वोट आ चुके हैं लगभग, अभी वोट बढ़ने दीजिए, सारे बच्चे एक बार इसको अटेम्प्ट कर लें। लगभग ठीक ठाक लोगों ने अटेम्प्ट किया, फिर भी कर दिया है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये एक बार देखना कि कितने बच्चों ने क्या चुना है, ठीक है। मेरे पास भी पोल के स्टैटिक्स आते हैं, तो मेरे पास पोल के स्टैटिक आए हैं 62-25, ठीक है, 62-25 ये सब लोग आए हैं, ठीक है, बेहतरीन, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन नंबर 2 किसने चुना था, कितने लोगों ने? 25%। तो चलो, आप मेरी प्रत्याशाओं से तो कम से कम अच्छे निकले, 25% लोगों का ये सही है, बाकी के लोग 75% गलत हैं। तो अब आप 75% की गिनती में अगर हो तो आपको बहुत क्लास करनी पड़ेगी बाबू। करेक्ट आंसर है इसका केंद्रीय चुनाव आयोग। यार, विधायकी के चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है, थोड़ा सा दिमाग में लगाया करो। राज्य चुनाव आयोग का काम केवल पंचायती चुनावों को कराना होता है, इसका काम खाली पंचायती चुनावों के संबंध में होता है, ठीक है, केवल पंचायती चुनाव। और इसके लिए आर्टिकल 243 के होता है। लेकिन जो विधायकी के चुनाव, सांसदों के चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव, ये सब हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है, जो 324 आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। गठन कब होता है? 25 जनवरी 1950। बताइए समझ में, अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ो, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? कहां पर विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं, आपसे यह पूछा जा रहा है। आप जिस भी राज्य के हैं, इस क्लास को अलग अलग राज्य के लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप अपना राज्य का नाम और अपनी विधानसभा सीट लिखिए, कम से कम ये तो पता हो कि तुम्हारे, हाँ भैया, नॉलेज है आपको उस तरीके की। फटाफट बताओ। देखो, अब जैसे मुझे पता है उत्तर प्रदेश में सीट कितनी है सर जी, विधानसभा सीटों की बात चल रही है, यूपी में सीट है 403 और ये मैक्सिमम है, 403 एस्ट्रिक, ये मैक्सिमम है। करेक्ट आंसर हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश। अब जैसे मेरा जो नजदीकी राज्य लगता है दैट इज हरियाणा, हरियाणा नजदीकी लगता है मेरा, तो हरियाणा का पता है मुझे, 90 सीट है, ठीक है। मेरे जो और नजदीकी राज्य लगता है वो कौन सा है सर जी? वो लोकसभा नहीं पूछी, विधानसभा सीट पूछी है, 403। हाँ, अब मेरी नजदीकी राज्य कौन सा लगता है सब? दैट इज राजस्थान। राजस्थान की भी 200 है, ठीक है, ये भी 200 है, तो ये बेहतरीन। राजस्थान की 200 सीटें हैं, दिल्ली की 70 सीटें हैं, पुदुचेरी की 30 सीटें हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन। हाँ, शाबाश। अब वो यूपी में है, वो लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें। हाँ, क्या पूछा जा रहा है या कुछ और पूछा? वेस्ट बंगाल, बेहतरीन, वेस्ट बंगाल की 296 है, वेस्ट बंगाल 296 है। मुझे बंगाल बेहद पसंद है भाई साहब, रीजन आप जानते ही हैं। ठीक है, बिहार में 243 है, दैट इज वेरी गुड। बिहार में 243 सीटें हैं, सीट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखना, मैक्सिमम पूछा तो करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। पंजाब में 113 है, हाँ बिल्कुल। आगे बढ़े, शाबाश, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, शाबाश शाबाश। झारखंड में कितनी? 81 है झारखंड में। आगे, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये सवाल भी इतना आसान है, इतना आसान है, बहुत आसान जैसे कहते हैं। तो ये इस सवाल का भी जवाब आप पोल के माध्यम से दे दीजिए, ठीक है, ताकि आप काफी कुछ सीख पाए, आपको पता लगे कि लोग कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं सीख रहे, ठीक है। चलो, तो फटाफट मुझे बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब होगा? 53, 54, 46, 49, 51, 52, ये होगा 51, 52 में। ये लोकसभा के लिए पहला चुनाव है। इसमें जीतने वाली पार्टी कौन सी थी? ठीक है, कौन सी पार्टी ने इलेक्शन जीता? जो विनिंग पार्टी थी, विनिंग पार्टी वो कौन सी थी सर? जो विनिंग पार्टी आपको इसमें देखने को मिलती है, विनिंग पार्टी वो कौन सी थी सर? दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी ने चुनाव को जीता था, आईएनसी ने चुनाव को जीता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चुनाव को जीता था, और इसमें 56% लोगों ने सही आंसर किया। शाबाश। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों पर किसके द्वारा शासन किया जाता है? जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, कितने हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश? फटाफट बताओ। देखो, मैं आपको बताता के दिखाता हूं मैप, आप भी कहोगे कि वाह स्पीड हो तो ऐसी, वरना हो ही ना। दिस इज मैप ऑफ इंडिया। मैप ऑफ इंडिया में देखते हैं अपने जो यूनियन टेरिटरीज है। सर ये है जम्मू कश्मीर, हमारा पहला यूनियन टेरिटरी है। ये सर इधर आपको देखने को मिल जाएगा लद्दाख, ये हमारा अगला यूनियन टेरिटरी हो जाएगा, अगला दैट इज लद्दाख, ये भी हमारा यूनियन टेरिटरी है। यहाँ सर आपको देखने को मिलता है चंडीगढ़, मुझे बेहद पसंद है, दैट इज चंडीगढ़, ये आपका तीसरा यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। इसके बाद सर आपको देखने को मिलता है यहाँ दिल्ली, यहाँ क्या देखने को मिलता है सर जी? यहाँ दिल्ली देखने को मिलता है, दिल्ली ये हमारा अगला यूनियन टेरिटरी है। यहाँ देखने को मिलता है सर दमनदीव, ये है दमनदीव, दमनदीव प्लस दादर नगर, ये दमनदीव प्लस दादर नगर है, ये दादर नगर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ 4 अलग अलग जिलों के साथ देखने को मिलता है पुदुचेरी, ये देखने को मिलता है पुदुचेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी देखने को मिलता है, ठीक है सर जी। यहाँ देखने को मिलता है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार देखने को मिलता है, निकोबार,
और यहां देखने को मिलता है लक्षद्वीप, यहां है लक्षद्वीप। तो कितनी हो गई सर जी हमारे, गिनो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, बात हुई खत्म। ये सारे देखने को ही मिलते हैं। पूछा कितना है कि किसके द्वारा शासन किया जाता है, हमें कैसे पता, हमें पता है संविधान का भाग 8, हमें पता है संविधान का भाग 8 आर्टिकल पता है 239 से लेकर 242, इसी में चर्चा की गई है। अब आर्टिकल 239 कहता है कि एक यूनियन टेरिटरी पे कब्जा प्रेसिडेंट का होगा। किसका होगा बाबू, दैट इज ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कब्जा होगा, वो जो चाहेगा वो करा सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन बात। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बात आपको देखने को मिलती है। इन सबके हाईकोर्ट भी अलग होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक हाईकोर्ट है श्रीनगर हाईकोर्ट, दिल्ली का अपना हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ का हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट है, दमनदीप का हाईकोर्ट बॉम्बे है, लक्षद्वीप का हाईकोर्ट केरल है, पुदुचेरी का मद्रास है, अंडमान निकोबार का कलकत्ता है। ठीक है, ये हाईकोर्ट ऐसे काम करते हैं। शाबाश। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य में पूर्ण दर्जा दिया गया। अब इंदिरा गांधी के बारे में बहुत सारी अलग अलग बात की जाती है, लेकिन इंदिरा गांधी अपनी प्राइम में, प्राइम का मतलब जब उनका टाइम चल रहा था, ठीक है, सब अपने अपने टाइम की बात है, तो जब इंदिरा गांधी का प्राइम टाइम चल रहा था, तो इंदिरा गांधी ने अपने प्राइम टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करा था। पहले इंदिरा गांधी ने किया 35वां संशोधन। 35वां संशोधन कब हुआ, सॉरी 35वां संशोधन होता 1974 में। इन्होंने सिक्किम को सहराज्य बना दिया। क्या करा इन्होंने बाबू, सिक्किम को इन्होंने सहराज्य बना दिया। जो सिक्किम था, सिक्किम को इन्होंने बना दिया सहराज्य, सहराज्य बना दिया। अब फिर इनका प्राइम टाइम खत्म हो गया। फिर कौन सा टाइम शुरू होता है, 36वां संशोधन। तो जब 36वां संशोधन देखने को मिलता है, तो वो हुआ था बाबूजी 1975 में। 1975 में हम देखते हैं सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहां बनता है बाबू सिक्किम कंप्लीट स्टेट, सिक्किम बनता है बाबू, इधर पूर्ण राज्य बनता है। तो सिक्किम पूर्ण राज्य कौन से नंबर का बना था, 22वां बना था। पूछा यही जा रहा है पूर्ण राज्य का दर्जा क्या मिला था, कंप्लीट स्टेट 36 इसमें करेक्ट आंसर होगा। तारीख क्या थी, 16 मई 1975, 16 मई 1975, बहुत बेहतरीन। अगला सवाल 119वां, कौन सी समिति अधिन्यायिक प्रकृति की है, बहुत ही बेहतरीन। क्वासी जुडिशियल आपको कौन देखने को मिलती है। अब क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या होता है, जो कानून का निर्णय दे पाए, दैट कैन डायरेक्ट लॉ, दैट कैन डायरेक्ट लॉ, डायरेक्ट लॉ, जो कानून का निर्णय दे पाए कि कोई चीज कानूनी तौर पर सही है या नहीं, जो कानूनी तौर पर निर्णय दे पाए, वह आपकी यहां पर पूछी गई है। बताइए फटाफट। देखो, अगर मैं बात करूं, संसद में आपको एक प्रिविलेज कमेटी देखने को मिलती है। क्या है बाबू, संसद में आपको एक प्रिविलेज कमेटी देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आपको पता लगता है कि ये विशेष अधिकार समिति है, यह तय करती है कि विशेष अधिकार किसी के पास होने चाहिए या नहीं। ठीक है, ये बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाता है, लेकिन याद रखना ये क्वासी जुडिशियल है। बाकी जो पेटिशन कमेटी है ये सिर्फ एडवाइजरी कमेटी है, आचार समिति है एडवाइजरी कमेटी है, और अधीनस्थ लेजिस्लेशन कमेटी है लेजिस्लेटिव कमेटी है। ओके, ठीक है, ओके, समझ गया। निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की सिफारिश की थी। अच्छा, सबसे पहले की थी। ठीक है, सबसे पहले की थी, ये इसमें पूछा गया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो नीति सबसे पहले की थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की सिफारिश की सबसे पहले। अब बताओ आंसर क्या होगा, सबसे पहले। दरअसल इसमें बाबू सबसे पहले पूछा गया है, तो वो मुझे बताइए कि सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन की बात किसने की। सवाल इतनी जोर का है जिसका मैं बता नहीं सकता, बहुत जोर का सवाल है। क्यों है बहुत जोर का, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो, जैसे क्लास के अंदर बहुत सारे अलग अलग, मैं आपको ना एक असली बात बताता हूँ, क्लास के अंदर जो छात्र आते हैं हर एक का अपना एक अलग अलग मेंटालिटी है। कोई क्लास में इसलिए आता है कि जी एक महिला आ रही है, महिला आ रही है तो मैं उससे बात कर लूंगा, 4 बातों से मैं तोड़ दूंगा, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। कुछ आते हैं कि देख के आता हूँ कि जी सर आज क्या करा रहे हैं, थोड़ी बहुत देर देखेगा चला जाएगा, अरे मैंने तो पढ़ रखा है, मुझे तो आता है जी। ठीक है, कुछ ऐसे छात्र होंगे जो यहाँ पर आएंगे महिला का अवतार लेकर, बाकी महिलाओं से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। अच्छा, मैं वहां पे भी हूँ, मैं हाँ इंस्टा भी चलाता हूँ, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम तो बनाया ही मैंने था, आइए वहां बात करते हैं। तो टेलीग्राम पर मिलना, उस पर मिलना, ये सब चीजें होती है, कुछ होती है। अब पढ़ना सबको है, ये आपको भी पता है कि वीडियो रिकॉर्डेड देखेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ महिलाओं के वेशधारी जो पुरुष होते हैं, जो महिला का वेश लिए हुए पुरुष होते हैं ना, ये क्या करते हैं, मेरे तो सिर में दर्द है, मैं तो वो वाली क्लास लेने जा रही हूँ, है तो वो पुरुष, लेकिन उसका क्या, इस क्लास में तो मैं इसको भगा ही दूं। ठीक है, तो इन दैट सर्टेन सिनेरियो क्या होता है कि आपकी जो बहुमूल्य पढ़ाई है वो छूट जाती है। किसी की भी बात से प्रभावित ना हो, आप समझदार हैं, अपने आप में आपकी मानसिक क्षमता है, तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं। राइट, तो मैं तो बस इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी आपकी है, आपकी मेहनत आपकी है, कल को सैलरी आएगी तो आप कमेंटों में बांटने नहीं आओगे, बातें समझ में। तो आप रेगुलरली आइए, कंसिस्टेंसी दिखाइए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कमेंट करने वाले कि अरे मैं तो वो वाली क्लास देख रहा हूं, तो बाबू अगर वो वाली क्लास देख रहे हो तो फिर यहाँ कर क्या रहे थे अब तक, छूट नहीं गई होगी वो। अरे नहीं सर, यहाँ आके 4 लड़कों को भी तो दिखाना था कि मैंने महिला का अवतार लिया है, दिखा भाई। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा कमेंटों में ध्यान रखा करें। बाकी पढ़िए, आप और मैं, हम दोनों, मतलब मैं इंडिविजुअली हर एक बच्चे को कह रहा हूं, आप और मैं दोनों चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो मेहनत उस लेवल की बरकरार रखिए। आगे बढ़िए, सवाल क्या है, सिफारिश की थी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। डिसेंट्रलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है सर, पंचायती राज इसका बेस्ट एग्जांपल है, पंचायती राज इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि पंचायती राज में पावर डिसेंट्रलाइज हो जाती है। इवन जब समिति को गठित किया जाता है, ठीक है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति को जब गठित किया जाता है, तो उन्होंने डेलिबरेटली इस बात को बोला था कि मैंने इसको इसलिए बनाया ताकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो सके, जो कि 1957 में पॉसिबल हो पाया था। तो 1957 इज द करेक्ट आंसर। बाकी जीवीके राव समिति 1985 में बनती है, इसके अंदर 4 लेवल की बात की गई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में 2 लेवल की बात की गई थी। बलवंत राय मेहता में ट्राई लेवल की बात की गई थी, डिस्ट्रिक्ट, काउंसिल एंड पंचायत, जिला, ब्लॉक और ग्राम, ये 3 लेवल की बात की गई थी, याद रखना। ठीक है, चलो अगला सवाल, राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है। देखो कोई भी विधेयक है, अगर वो धन विधेयक है, तो धन विधेयक में 2-3 चीजें होती हैं कि बाबू पहली बात तो धन विधेयक जो होगा राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी पेश करने से पहले, परमिशन लेनी पड़ेगी पेश करने से पहले, परमिशन आपको लेनी पड़ेगी बिफोर प्रेजेंटिंग। अब धन विधेयक की पहचान करता है लोकसभा स्पीकर, पहचान कौन करता है, लोकसभा स्पीकर है। अगर लोकसभा स्पीकर ने कह दिया कि ये धन विधेयक है तो फिर वो धन विधेयक है। अब इसको केवल और केवल
पास कराना पड़ेगा एक जगह से, जिस जगह को क्या कहा जाता है सर जी, जहां से पास कराना पड़ेगा ना उस जगह को हम पता है क्या कहते हैं, बहुत छोटा सा नाम कहते हैं, क्या जी, लोकसभा। लोकसभा से आप इसको पारित कराइए और फिर ये लोकसभा से पारित होने के बाद कहां चला जाएगा, राज्यसभा के पास। राज्यसभा उसको देखेगी, एनालाइज करेगी, 14 दिन तक उस पर वह अपना डिसीजन दे सकती है, लेकिन यह इसको कैंसिल नहीं कर सकती। राज्यसभा जो होती है यह इसको कैंसिल नहीं कर सकती, केवल 14 डेज होल्ड कर सकती है, उसके बाद उसको देना ही पड़ेगा, राजी राजी ना तो गैर राजी। धन विधेयक के 2 आर्टिकल हैं, एक है इसके प्रावधान, 109 में इसके प्रावधान है। धन विधेयक की जो परिभाषा है, परिभाषा यानी डेफिनेशन है, वो 110 में है। तो बाबू 109 में तो इसके प्रावधान यानी प्रोविजन है, 110 में इसकी डेफिनेशन है, प्रोविजन एंड डेफिनेशन, राइट? होप यू अंडरस्टैंड दिस। 122 संविधान में उल्लेखित बजट को क्या कहा जाता है? अब देखो बजट जो शब्द है इसको कभी यूज ही नहीं किया गया। अच्छा, मैं बजट के ओरिजिन की बात करूं, विश्व का पहला बजट किसने कब पेश किया था? विश्व का पहला बजट कब पेश हुआ था? विश्व का पहला बजट, विश्व का पहला बजट, विश्व का पहला बजट कब पेश किया गया था? पहला बजट। अगर बजट के बारे में टोटल पढ़ना चाहते हो तो जिस दिन आपके पास टाइम हो, क्योंकि आपका टाइम तो बहुत कीमती है, 4-5 जगह बटा हुआ होगा ना, कम से कम युवा है आप तो 4-5 जगह तो बांटी रखा होगा टाइम, हालांकि गलत बात है पर कोई बात नहीं। तो जब आपके पास टाइम हो ठीक है, सही बात है ना पंकज ठीक है, तो जब आपके पास टाइम हो तो सर्च कर लेना बजट हिस्ट्री बाय जीत राणा, तो आपको बजट की इतिहास, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य सब पता लग जाएगा। ठीक है, अब विश्व का पहला बजट, अब विश्व का पूछा है, करेक्ट आंसर होगा बजट को हम कभी यूज नहीं करते, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। आर्टिकल 112 में आपको पता लगता है। ठीक है, अब मैंने पूछा विश्व का पहला बजट कब पेश किया गया था, इसमें मेजर ऑफ द लोग जो है वो गलत बताते हैं। ठीक है, चलो मैं ही बताता हूं, विश्व का पहला बजट 1733 में पेश किया गया था। अब कम से कम मैं 10 बुक बता दूंगा जिन्होंने इसको 1773 लिख रखा है, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर है 1733। किसने पेश किया था सर? पेश किया था रॉबर्ट वॉलपॉल ने। किसने? रॉबर्ट वॉलपॉल ने पेश किया था, वॉलपॉल ने पेश किया था, वॉलपॉल ने पेश किया था। ठीक है, चलो अब इंडिया में पहली बार कब किया गया था? इंडिया में पहली बार कब किया गया था? इंडिया में पहली बार कब किया गया था? पहली बार सर जी इंडिया में पहली बार ये किया गया था सर जी 1860 में। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने किया था, जेम्स विल्सन ने किया था। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार किसने किया था फिर? ये तो भाई 1860 में ब्रिटिश एरा था। स्वतंत्र भारत में कब किया है? स्वतंत्र भारत में, तो स्वतंत्र भारत में होता है नवंबर 1947। किसने किया था? आर के षटमुखन शेट्टी। क्या ये शिल्पा शेट्टी के परिवार से? नहीं, इनका परिवार अलग है। ठीक है, याद रखना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए विल्सन ने किया था 1860 में, रॉबर्ट वॉलपॉल ने ब्रिटेन में किया था। ये बजट का प्रस्तुतिकरण ब्रिटेन में हुआ है, वहीं से इस शब्द का ओरिजिन होता है बजट का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन कंसीडर आपके किए जाते हैं? ठीक है, कौन इसके अध्यक्ष कंसीडर किए जाते हैं? फटाफट से इसका आंसर आप बताइए बिना किसी परेशानी के। ठीक है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने आ गया है, तो इसके बारे में फटाफट से आंसर करिए। अच्छा सवाल है, सवाल क्या कह रहा है? सवाल समझिए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? फटाफट बताइए, इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, नेशनल कमीशन टू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में मुझे बताइए। ठीक है, फटाफट से बताइए कब इसको बनाया गया था, किसने बनाया था, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए। ठीक है, देखो लोगों को लगता है कई बार कि वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी 1946-47 की होगी, बट ऐसा नहीं है। दरअसल नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है सन 2000 में, सन 2000 में इसको बनाया गया। राइट, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, अटल बिहारी जी ने बनाया था कि हमारा संविधान सही चल रहा है नहीं। तो अटल बिहारी जी ने जब इसको कॉन्स्टिट्यूट किया तो इन्होंने मैनापल्ली नारायण राव वेंकट चलैया को रखा था, MN वेंकट चलैया। अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, तो ये हेड इनको रखा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? उस समय पीएम देखने को मिलते थे। ठीक है, पीएम देखने को मिलते थे, सन 2000 की बात है। आगे बढ़ो, अगला सवाल। धन विधेयक में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ये आज की क्लास का लल्लू सवालों में से एक है, इसको हम कह देंगे L1 यानी लल्लू वन। ठीक है, फटाफट बताइए, आंसर चाहिए, आंसर। हाँ ठीक है, चलो चलो MNV, यस MNV। ठीक है, स्पीड बढ़ाइए कमेंट। और लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ, आज वो नहीं आए हैं क्या? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। लाइक बराबर रखिए, कल जितनी स्ट्रेंथ थी बच्चों की वो भी बराबर हो जाएगी अगर आप लाइक बराबर रखेंगे। फटाफट बताएं। ठीक है, चलो बेहतरीन ढंग से आपके सामने सवाल पूछा गया है, बेहतरीन ढंग से आपके सामने सवाल पूछा गया है L1। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ये केवल और केवल लोकसभा कर सकती है, केवल लोकसभा, और परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन वो दी गई है, डेफिनेशन 110 में। एंड अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा जो इसके प्रोविजंस हैं यानी इसके प्रावधान हैं वो दिए गए 109 में, तो ये आर्टिकल देखने को मिलते हैं। राइट, चलो नॉटी हो रही हो, आगे बढ़ो। अरे एक छोरा था, पंचायत और नगर पालिका चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? ये लीजिए, क्या इससे आसान सवाल मिलेगा आपको? नहीं, ये भी आपकी L2 की सीरीज में आएगा। ठीक है L2 का मतलब क्या? लल्लू 2 है ये। राइट, तो इसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि क्यों है ये? क्योंकि मैंने बता दिया, इसको नहीं बताया होता तो अच्छे अच्छे लोगों को हंसा देता है। ठीक है, परसों 4 लोग हंस रहे थे, मैंने पूछा क्या हुआ, वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अच्छा ठीक है आप अपनी हालत ऐसी ना करें, आप समझ के रखें। देखो अगर मैं बात करूं, ये कर पाता है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती चुनाव और नगर पालिका के चुनाव करता है। अब राज्य चुनाव आयोग का जो गठन होता है वो हमें आर्टिकल 243 के अंदर देखने को मिलता है, 243 के में। इसको गठन करता कौन है? बाई गवर्नर। इसको गवर्नर के द्वारा गठित किया जाता है और सेम पावर्स इसके पास होती हैं, सेम पावर्स इसके पास होती हैं। सिंगल मेंबर बॉडी होता है ये भी। ठीक है, ये भी एक सिंगल मेंबर बॉडी आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ? जो भारत का संविधान है केम इनटू इफेक्ट, केम इनटू इफेक्ट पहुंचा है, केम इनटू इफेक्ट बनकर तैयार हुआ, ये नहीं पूछा। केम इनटू इफेक्ट पूछा है कि इफेक्ट में कब आया। केम इनटू इफेक्ट में पूछा है कि सर ये केम इनटू इफेक्ट कब होता है। ठीक है, कब आया है ये पूछा गया। ये फटाफट बताइए केम इनटू इफेक्ट कब होता है। ठीक है, चलिए बढ़िया बताइए।
देखो केम इंटू इफेक्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे कि सर यह आपको देखने को मिलता है 26 जनवरी 1950। बनकर तैयार होता है तो बनकर तैयार हुआ इस तारीख में, बनकर तैयार होता है तो वो इसमें तारीख में तैयार हुआ, रेडी होता है यहां तारीख तैयार हुआ, राइट। 26 जनवरी 1950 से लागू है। अगला सवाल, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? लेटेस्ट राज्य हमारा कौन सा है? लेटेस्ट राज्य। अगर कोई भी नया राज्य बनाया जाता है तो किस आर्टिकल में परिवर्तन हुआ होगा? किस आर्टिकल में परिवर्तन हुआ होगा? किस आर्टिकल में परिवर्तन आपको देखने को मिला है? किस आर्टिकल में परिवर्तन हुआ होगा? किस आर्टिकल में परिवर्तन हुआ होगा? किस आर्टिकल में परिवर्तन, अमेंडमेंट किस आर्टिकल में हुआ है जिसके बाद ये चीज आपको देखने को मिली? देखो सर, आर्टिकल में परिवर्तन की बात कर रहे हो, अच्छा अच्छा सर, समझ गए सर जी। आर्टिकल में परिवर्तन तो मैं किस में हुआ है सर? आर्टिकल में परिवर्तन तो हुआ है 3 में, मैं ठीक है। और सर जी अगर बात करूं वह तेलंगाना, क्यों सर? तेलंगाना बना था 2 जून 2014 में, 2 जून 2014 में, ठीक है। और बाकी के जो है ये सर ये अलग अलग बने। झारखंड कब बना है सर? ये 15 तारीख में बना था, 15 नवंबर में बना था सन 2000 में। छत्तीसगढ़ कब बना था सर? ये 1 नवंबर में बना था सन 2000 में, ठीक है। और ये जो है उत्तराखंड, ये कब बना था? ये 9 नवंबर में बना था सन 2000 में। हालांकि पहले उत्तरांचल था, 2007 में जाके उत्तराखंड बना, ठीक है। हाँ बढ़िया। अगला सवाल, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा सदस्यों की अंतिम संख्या, अधिकतम संख्या कितनी है? मैक्सिमम नंबर कितना है? आर्टिकल 80 में इस चीज को एक्सप्लेन किया गया, फटाफट बताओ। आर्टिकल 128, ये भी L3 है ठीक है, दिस इज ऑल्सो L3। आंसर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत, ठीक है। फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा सर? इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करूं, ठीक है, इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करूं कि अधिकतम संख्या आपको राज्यसभा सदस्यों की कितनी देखने को मिलती है, तो वो है बाबू 250, 250 है, ठीक है। और याद रखना ये आर्टिकल 80 में ही बताई गई है। इनकी चुनावी प्रक्रिया कहां से ली गई है? चुनावी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? चुनावी प्रक्रिया किस देश से ली है? प्रक्रिया किस देश से ली है? किस देश से आई है? किस देश से आई है? चुनावी प्रक्रिया किस देश से आई है, ये पूछा जा रहा है। किसकी चुनावी प्रक्रिया किस देश से आई? बाबूजी इसकी तो चुनावी प्रक्रिया आप देखते हैं तो ये किस देश से आई है वो समझना। तो चुनावी प्रक्रिया आती है इसकी साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से देखने को मिलती है चुनावी प्रक्रिया, तो इसके लिए भी तैयार रहना, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। साउथ अफ्रीका से जो इसकी चुनावी प्रक्रिया, आयरलैंड क्यों कह रहे हो? साउथ अफ्रीका है, ठीक है। आगे बढ़ो, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? सवाल हो चुका है, रिपीटेड है, ठीक है। इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976। सवाल हो चुका है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है, कल की क्लास में बहुत आया था। 130, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया? अब देखो इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जस्ट मैं इसको बता के हटा था। फटाफट बताइए, आपके लिए मैंने पोल भी अरेंज करा दिया है, छोटी बात तो है नहीं, पोल भी अरेंज करा दिया है, तो फटाफट बताएं, फटाफट आप बताएं, फटाफट आप बताएं तगड़े तरीके से, ठीक है। हाथों बच्चों कर दो एकदम से जो बात है। हाथों बच्चों, मैं सोच रहा हूं कि सीरीज जो है एक हाथों बच्चों सीरीज भी लगी जाए, हाथों बच्चों ऐसे ही, ये हाथों बच्चों सीरीज, हाँ कैसा रहेगा ठीक है, इसका जवाब आप देंगे। देखो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से यूपीएससी लिया गया, हमारी जुडिशरी ली गई, ठीक है, हमारे लेजिस्लेचर लिया गया, राइट, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइंट सिटिंग ली गई, ज्वाइंट सिटिंग ली गई, तो बहुत चीजें ली गई हैं अलग अलग चीजों से, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों ने आंसर भी किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगला सवाल, किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद अन्य राज्यों को इसी आधार पर विभाजित किया गया? आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 में। और जिस आयोग का यहां पूछा जा रहा है उसका गठन कब हुआ? भाषाई आधार पर जिस आयोग का गठन हुआ है, ये जो सरकारी आयोग था, ये गठित होता है 1 दिसंबर 1953। रिपोर्ट देता है 55 में, आधार पर गठन होता है 56 में। करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज फजल अली, दैट इज फजल अली आयोग। तो बाबू फजल अली आयोग आपको देखने को मिलता है, जो करेक्टली यहां पर आपको पता लगेगा, दैट वाज फजल अली आयोग। बहुत बढ़िया, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो इस तरीके से आपको यहां देखने को मिलता है कि सभी राज्यों का विभाजन करेगा तेरा फजल अली। रीजन क्या था? फजल अली आयोग में 3 लोग हैं, फजल अली अध्यक्ष हैं, के.एम. पन्नीककर सहभागी हैं, और हृदयनाथ कुंजरू ये भी सहभागी हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। अगला सवाल, सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को होता है? विच कोर्ट हैज द पावर टू इशू ऑर्डर फॉर जनरल लीगल राइट्स? यानी सामान्य कानूनी अधिकार किसी के पास नहीं है, तो वो कानूनी अधिकार किसके द्वारा प्रोवाइड अप कराए जाते हैं, ये पूछा आपसे जा रहा है, कृपया करके इसका जवाब दीजिए। जनरल लीगल राइट, देखो इस सवाल में गलती करते हैं लोग, जनरल लीगल राइट का मतलब नहीं समझते। देखो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, ये किसी घरेलू मामले को समझाने के लिए या किसी पारिवारिक मामले को समझाने के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के कोर्ट हो सकते हैं, सदर अदालत, सदर तहसील, ठीक है, फैमिली कोर्ट, ये सब सबऑर्डिनेट में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केवल कुछ स्पेसिफिक मैटर ही जा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ही इस प्रकार के मामलों को सुलझाता है जिसके अंदर जनरल लीगल राइट की बात की जाती है। जनरल लीगल राइट की बात की जाती है, हाई कोर्ट इस मैटर को, सुप्रीम कोर्ट नहीं संभालता, बिल्कुल नहीं संभालता। और हाई कोर्ट की संरचना आपको आर्टिकल 216 में देखने को मिलती है। मुझे बताइए कि हाई कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल में लिखा है? सवाल है मेरा, हाई कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये कहां लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? ये कहां लिखा है बताइए फटाफट से। सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ये कहां लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट विल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट विल कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कहां लिखा हुआ है? हिंदी में नहीं बताते हो सर जी, कहते अंग्रेज हो रहे हो। अभिलेख न्यायालय, हिंदी होगी इसकी अभिलेख न्यायालय। ये सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, और इसी प्रकार से हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। तो ये मैंने पूछा है, फटाफट बताइए, ये मैंने पूछा है, फटाफट बताइए। देखो बाबू, अगर मैं क्लियर बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट वो होगा, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 129 में, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 215 में, ठीक है। तो दोनों याद रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हाई कोर्ट कोई डिसीजन लेना चाहे तो अपने किसी पुराने मामले को भी वह बीच में ला सकता है, एक आधार के तौर पर। अगला सवाल, 2002 में किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया? इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं ये L5 सवाल है, यानी लल्लू नंबर 5 है ये, तो फटाफट इसका आंसर कीजिए, कब हुआ है, ठीक है। चलिए
फटाफट बताइए। ठीक है, देखो अब वो जो अभी क्लास के अंदर एक है ना प्रेरणा मिश्रा, ये उसी प्रकार की छात्रा है जो मैंने बताया था कि यह एक पुरुष है जो महिला का अवतार ले लिया है। अभी क्लास में यहाँ कुछ अटेंशन सीकिंग के लिए काम करेंगी कि अरे मुझे तो उनकी याद आ रही है, या अरे मुझे तो वहां जाना था मार्केट में। अब क्या होगा, चार लोग इनको कहेंगे अच्छा मार्केट में क्या काम था, डिस्टर्ब, वो चारों भी डिस्टर्ब। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज से बचिए, इनसे बचें आप। ठीक है चाची संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, शिक्षा का अधिकार इसके अंदर शामिल होता है। शिक्षा के अधिकार की अगर मैं बात करूं, राइट टू एजुकेशन इसमें शामिल होता है। इसमें आर्टिकल जोड़े जाते हैं 21 का ए, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 51 ए का के, तीनों शामिल होते हैं। ये फंडामेंटल राइट में शिक्षा का अधिकार, ये डीपीएसपी में शिक्षा का अधिकार, ये फंडामेंटल ड्यूटी में शिक्षा का अधिकार। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपकी हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा बेहतरीन ढंग से। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, घटाकर 18 कर दी गई। किस संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था? फटाफट बताओ। ठीक है फटाफट जी बताओ, फटाफट से, बहुत तगड़े लेवल पे बताइए। क्लास में फिर से वही बात होगी कि आपने लाइकों को फिर रोक दिया। अरे लाइकों को तो बढ़ाओ ना भाई, खुल के खेलो, खुल के लाइकों को ऐसा मारो एकदम, देखे भीत में देखे मारे ना जैसे लाइकों को, ऐसे लाइकों को एकदम अलग लेवल पे लाइक नहीं रुकनी चाहिए। आगे बढ़िए, फटाफट बताओ। ठीक है चलिए, तो अगर आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई, वो किया जाता है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जो 61वां संविधान संशोधन आपका किया जाता है 1989 में, इसी में जो वोटिंग एज थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी। ये राजीव गांधी जी के द्वारा हुआ था, और राजीव गांधी जी के द्वारा ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, अगले सवाल 135। किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान खोलने और उनका प्रशासन संभालने का अधिकार है? शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है, शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है। ठीक है, उनका प्रशासन संभालने का अधिकार भी है। अगर मैं बात करूं शैक्षणिक संस्थानों में संस्कृति का प्रचार, शैक्षणिक संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा का अधिकार, संस्थानों में शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार आपको देखने को मिलता है शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा का अधिकार। यह आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 29 में। ये कहां है बाबू? आर्टिकल 29 में। बट शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का अधिकार यह आर्टिकल 30 में। यह अल्पसंख्यकों का आधार है। यहां अल्पसंख्यकों का जो बेसिस होता है वो दो ही लेवल पर हो सकता है। अल्पसंख्यकों का बेसिस दो ही लेवल पर हो सकता है, या तो वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, या फिर वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है। धार्मिक और भाषाई ये दो ही अल्पसंख्यक आधार संभव है। राइट, शाबाश। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है? एक ऐसी विशेषता जो अब तक भारत के अंदर नहीं बताई गई थी। नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बताया गया? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एक नोबल फीचर है। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव ने कहा था। डॉक्टर भीमराव कह रहे हैं ये एक नोबल फीचर है। अच्छा, बाद में हमें पता लगता है कि नोबल फीचर नहीं था। शुरुआत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको नोबल फीचर बताया था, बट बाद में हमें पता लगा कि नोबल फीचर नहीं है। ठीक है, चलिए अब फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए आगे बताएं फटाफट से, करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट आर द डीपीएसपी। डीपीएसपी को नोबल फीचर बताया गया था, जो संविधान के भाग 4 में आपको देखने को मिलता है। संविधान के भाग 4 में आपको देखने को मिलता है। इसमें आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं 36 से 51। बट पॉइंट पता क्या, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड से लिया है। और ये बात शुरुआत में लोगों को नहीं पता थी, लेकिन जब लोगों को पता लगा तो इस बात के ऊपर बहुत सारे सवाल डॉक्टर भीमराव से पूछे गए थे कि आपने इसको नोबल फीचर कैसे बता दिया, जब आपने इसको मतलब देखा है कि दूसरे देश का है। तो सवाल उठे हैं बहुत। आगे बढ़िए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण है? अनुसूचियों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अनुसूचियों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ चुके हैं। तो बाबू अगर मैं बहुत ध्यान से बताऊं कि किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण का प्रावधान है, तो शक्तियों के वितरण का जो प्रावधान है 7वीं, 5वीं, 10वीं या 9वीं, 6वीं, तो शक्तियों का विवरण है ये 7वीं में आपको देखने को मिल जाएगा, 7th में, 7th शेड्यूल में। 3 प्रकार की सूची है। एक है आपकी यूनियन लिस्ट, संघ सूची, संघ सूची है, फिर आपकी राज्य सूची है, और फिर आपको देखने को मिल जाएगी अपनी जो आपकी समवर्ती सूची है। तो ये 3 प्रकार की सूची आपको देखने को मिल जाती है। राइट, याद रखना, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। 138 सवाल, आर्टिकल 15 जो है वो मेंशन करता है इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पर कहा गया है, किस बेसिस के ऊपर बताया गया कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर चुनना है आपको, ऑर्डर चुनना है, ऑर्डर यही होना चाहिए। ठीक है, धर्म जाति लिंग या जन्मस्थान लिंग और धर्म मूल वंश निवास, जाति मूल निवास वंश। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। बेहतरीन ढंग से इसके ऑर्डर के बारे में भी बात कर लीजिए। ठीक है, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं धर्म जाति लिंग जन्मस्थान वर्ग, ठीक है, ये सब चीज होती है। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर बाबू, डी इज द करेक्ट आंसर। धर्म जाति लिंग जन्मस्थान, ये ऑर्डर ऐसा ही होना चाहिए। ऑर्डर चेंज होगा तो गलत हो जाएगा, ऑर्डर यही होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी द सेम। ठीक है, चलो 139 भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में कौन सा अनुच्छेद शामिल है? बताइए जी, 9वीं अनुसूची में कौन सा अनुच्छेद शामिल है? 9th अनुसूची में कौन सा अनुच्छेद शामिल है? 9th अनुसूची किस बारे में बात करती है? सर जी भूमि सुधार के बारे में बात करती है, भूमि सुधार के बारे में बात करती है। तो इसमें कौन सा शामिल होगा? 102 सर ये सांसदों की सदस्यता रद्द करता है, सांसदों की सदस्यता की बात करता है कि सदस्यता रद्द तो नहीं है। ठीक है, याद रखना सदस्यता। अनुच्छेद 4 बात किस बारे में करता है कि आर्टिकल 1, 2, 3 में कोई परिवर्तन होगा, परिवर्तन प्रावधान यहां पर बताए गए हैं, प्रावधान यहां पर बताए गए हैं। ठीक है, 243 में क्या बताया गया है? सर पंचायत बताई गई है, पंचायत क्या बताया गया? वो पंचायत के बारे में चर्चा की गई है, पंचायत के बारे में चर्चा की गई है। 31B में क्या बताया गया है ये बताइए, क्योंकि 31B बताओगे तो आप वैसे समझ जाओगे, 31B बताओगे तो आप वैसे ही समझ जाओगे। ठीक है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए बिना किसी परेशानी के। ठीक है, बिना किसी परेशानी के बता दीजिए। ठीक है, फटाफट बताइए किस चीज से रिलेट करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। बाबूजी इसमें करेक्ट आंसर डी होगा, सी क्यों होगा मुझे ये बताओ। अबे 243 तो पंचायत से है ना, सी होगा इसके अंदर, मतलब डी होगा करेक्ट आंसर। जब भारत के अंदर पहला संविधान संशोधन हुआ, प्रथम संविधान संशोधन 1951, तब 31B को जोड़ा गया कि भूमि भी एक प्रकार की संपत्ति ही कंसीडर की जाएगी। तो 31B जो है, 31B यह 1951 में
पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, संशोधन में जोड़ा गया था, धन में जोड़ा, और इसमें जोड़ते हुए बताया गया कि भूमि भी एक प्रकार से आपकी संपत्ति होगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 31 बी, अबे 318 नहीं है, 31 बी है। आगे बढ़ो, अगला सवाल। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया? दैट इज वेरी वेरी इजी, बिल्कुल टाइम नहीं देंगे। ये लिया गया आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, संविधान के भाग 3 के अंदर शामिल है। इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, दैट इज नोन एज मैग्ना कार्टा, दैट इज नोन एज मैग्ना कार्टा, और इसके अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 देखने को मिलता है। राइट, अगला सवाल। संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी। जो मंत्री परिषद हो सकते हैं इनकी संख्या निर्धारित है। मंत्री परिषदों की संख्या, मंत्री परिषद की संख्या मिनिमम हो सकती है 12, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 15%। मैक्स कितनी हो सकती है? 15%। ये 12% नहीं है, 12 सदस्य हैं, मैक्सिमम 15% हो सकती है। ये तय कब किया जाता है? 91वें संविधान संशोधन 2003, 91वें संविधान संशोधन 2003 में इसको तय किया गया था। 91st संविधान संशोधन 2003 में इसको तय किया गया था। आगे बढ़िए, अगला सवाल आपके सामने देखने को मिलता है। जी लीजिए अगला सवाल। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन के द्वारा की जाती है? भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन के द्वारा की जाती है? आपका जो प्रधानमंत्री है वो किस हाउस का मेंबर हो सकता है? क्या वो मेंबर हो सकता है? क्या वो मेंबर हो सकता है प्रधानमंत्री जो है? लोअर हाउस का, अपर हाउस का, किस हाउस का हो सकता है? फटाफट बताइए। ओनली बाय द अपर हाउस एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ओनली बाय द लोअर हाउस कैन बी अपॉइंटेड बाय ईदर अपर और लोअर हाउस। जो प्रधानमंत्री होगा वो किस सदन का सदस्य हो सकता है? ठीक है, चलिए सर, मैंने आपसे पहली बार राधे राधे किया है, राधे राधे भाई। ठीक है, फटाफट बताओ। देखो, अब यहां पे जो सेशन चल रहा है, क्या इसमें अभी आप आगे आने वाली 5 मिनट के अंदर 500 लाइक कर पाएंगे? बार बार लाइक ही कर रहे हो सर, हम तो ना कर रहे सर, आप तो परेशान कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं कर रहा हूं। दरअसल सेशन के अंदर अगर लाइक होती रहती है तो उसका एक अलग ही स्वाद आता है। ठीक है, बाकी लोग और भी आ पाते हैं, है ना? तो ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब हर्षी बाबू से सवाल का जवाब दो। कैन बी अपॉइंटेड बाय ईदर लोअर और अपर हाउस। तो अगर मैं बात करूं, डी इज द करेक्ट आंसर। ये किसी भी सदन से चुना जा सकता है, अपर या लोअर, दोनों में से किसी से भी हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो सकती है। लेकिन अधिक डेमोक्रेटिक तब होगा अगर वो लोअर हाउस से चुना जाए। अगर लोअर हाउस से चुना जाए तो वो अधिक डेमोक्रेटिक माना जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सवाल 143, राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का वीटो होता है? तो प्रेसिडेंट के पास किस प्रकार का वीटो होता है? किसमें? कि राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो है। राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी विधेयक को राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो से रोक सकता है? 143 क्वेश्चन में पूछा गया है कि वीटो का टाइप क्या होता है। देखो, राज्यपाल ने कोई भी, मतलब आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 200। अब इसमें क्या कर सकता है कि इसमें राज्यपाल, ठीक है 200 हाँ 200 में है, राज्यपाल किसी भी विधेयक को होल्ड कर सकता है। राज्यपाल विधेयक को क्या कर सकता है? रोक सकता है। रोक सकता है किस लिए रोक सकता है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए। अब राष्ट्रपति की सलाह के लिए इसने रोक तो लिया, लेकिन राष्ट्रपति इस पर क्या कर सकता है? राष्ट्रपति इसके ऊपर एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इस पर एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है, निरपेक्ष वीटो लगा सकता है, इस पर खेल खत्म कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, पॉकेट वीटो नहीं, एब्सोल्यूट वीटो वह इसमें लगा सकता है, सीधा एब्सोल्यूट वीटो। राइट, सीधा। अगला सवाल, निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन करने की शक्ति किस प्रकार की बहुमत द्वारा प्रयोग में की जाती है? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है तो यह शक्ति किस प्रकार की मेजॉरिटी के अंडर इन्फ्लुएंस में यूज होती है, इसके बारे में पूछा जाता है। मतलब कहने की बात क्या है बाबू, कि जैसे अगर मैं बहुत कॉमन सी एग्जांपल की बात करूं कि किसी भी राज्य क्षेत्र में वहां की वोटर्स सीट को बढ़ाना, कहने की बात क्या हुई, जैसे यूपी के अंदर आज की डेट में विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट यूपी में आज की डेट में विधानसभा सीट कितनी है? 403 है। लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट कितनी है? 31 है। कल को अगर हम इसमें से किसी भी सीट को, लेट्स सपोज हम इसमें 403 को बढ़ा के कल को 500 करना चाहें, इसको 80 को बढ़ा के 100 करना चाहें, राज्यसभा 31 को बढ़ा के 40 करना चाहें, तो हमें किस प्रकार का बहुमत यहां पर चाहिएगा, सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि भाई इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सिंपल मेजॉरिटी से भी काम चल जाता है। अब सिंपल मेजॉरिटी से भी काम चल जाता है, ये है नहीं, मैं बात बता रहा हूं कि अगर करेंगे तो मेजॉरिटी कौन सी चाहिएगी, तो ये मेजॉरिटी यहां पर चाहिएगी ही चाहिएगी। बढ़िया चीज। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस दस्तावेज पर आधारित है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत बार बात हो चुकी है, तो समय अपना खराब हम नहीं करेंगे और आपका भी नहीं। अगला सवाल, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के कितने तरीके निर्धारित हैं? नागरिकता खोने के, कि उसे खोने की वजह तो लाख थी मेरे पास, पर मैंने उसे रखा अपने पास। ठीक है, सिर्फ उसके लिए। तो मतलब ये समझ रहे हो, बहुत गहरी बात है ये, पर कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहां खोने की बात किसी और की चल रही है, नागरिकता की खोने की बात है कि अगर नागरिकता को खोना है तो उसके लिए कितने हमारे पास जो है आप कह सकते हैं प्रावधान है। तो 1955 में नागरिकता खोने के प्रावधान है 3 प्रकार के, या तो आप अपनी मर्जी से स्वतः, ठीक है, या फिर उसको रद्द कर दिया जाए, या फिर आपको वंचित कर दिया जाए। सर अंग्रेजी में बताओ क्या लिख दिया आपने, या तो आप रिनाउंस कर दें, ठीक है, या उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, या फिर आपको उससे डिप्राइव कर दिया जाएगा। तो 3 आपको देखने को मिलते हैं, 3 बेसिस आपके हैं, 3 है। प्राप्ति के कितने हैं बाबू? 5 प्रकार हैं प्राप्ति के। प्राप्ति के कितने हैं? 5 है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर यानी न्यूट्रलाइजेशन के बेसिस पर, और अर्जित भूभाग एक्वायर्ड जो लैंड मास होता है उसके आधार पर। ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है, चलो निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य संभाला है? उप प्रधानमंत्री का जो पद है ये एक्चुअल में नहीं होता। ठीक है, अब प्रधानमंत्री का जो पद होता है ये क्या होता है? गैर संवैधानिक होता है। इस संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक है, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने लिए एक प्रधानमंत्री के तौर पर एक उप प्रधानमंत्री को रख सकता है। ये ज्यादातर नहीं रखा गया क्योंकि 2004 में इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया था। 2002 से लेकर 2004 में लास्ट व्यक्ति इस पर बैठा था। अंतिम व्यक्ति इन पर कौन बैठे थे? लाल कृष्ण आडवाणी, एल के आडवाणी साहब इस पर बैठे थे। आडवाणी साहब इस पर बैठे थे। पूछा जा रहा है कि पहला व्यक्ति इस पर कौन बैठा था? दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें प्रथम तौर पर भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं, जो होम मिनिस्टर थे। ठीक है, याद रखना सरदार पटेल प्रथम थे। ठीक है, टोटल आज तक 7 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पद पर बैठ पाए हैं। ठीक है, चलो 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 अगला सवाल 148। सवाल बहुत जोर का है,
सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस प्रकार के सवाल आपके, ये आप मान लीजिए ग्रेजुएट लेवल का, एकदम ग्रेजुएटेड सवाल है। लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव आयोजित किए जाते हैं। चुनावों का टाइम कितना है विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए? 5 वर्ष है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब इससे पहले कि आप आगे चेक करें, पहले तो समझो स्मार्ट अप्रोच आनी चाहिए आपकी। कोई भी ऐसा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता जिसमें एक ना हो। चारों ऑप्शन में एक है, तो ये प्लान हमारा फेल हो गया। आगे बढ़िए। राष्ट्रपति सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ऐसी सिफारिश करे तो। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता जिसमें दो ना हो, तो इसमें ऑप्शन सी नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, बाकी के ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाएगी। अच्छा, लोकसभा चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। बड़ी बात यह है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, तो जो भी स्टेटमेंट होगा उसमें 4 होना भी जरूरी है, तो ये नहीं हो सकता। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी आती है, क्या तीसरा स्टेटमेंट सही है या नहीं। सारी बातें अब टिक जाती हैं तीसरे स्टेटमेंट पर, वो हमारा सही है नहीं। और बड़ी बात यह है कि तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, मंत्रिपरिषद खुद भंग हो जाएगा अगर पीएम की डेथ हो जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2019 में आया था सवाल। आगे बढ़िए, अगला सवाल। ठीक है, ये लीजिए अगला सवाल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस तिथि को हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस तिथि को हुई थी? आपके सामने डेट पूछी गई है, स्थापना का पूछा जा रहा है। स्थापना इसकी आपको किस तिथि को देखने को मिल जाती है? फटाफट से बता देंगे कि किस तिथि की इसकी स्थापना आपकी हुई थी। स्थापना, कार्य प्रारंभ नहीं पूछा, कार्य प्रारंभ की डेट अलग है, स्थापना का पूछा। स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। कार्य प्रारंभ होता है 28 जनवरी से। कार्य प्रारंभ होता है, कार्य प्रारंभ होता है बाबू 28 जनवरी से। तो करेक्ट आंसर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अगला सवाल। 150 149 है, गलती से लिखा है 149 है। आगे बढ़े। Which part of Indian Constitution deals with the citizenship? सिटीजनशिप का भाग हमारा कौन सा है? बहुत आसान है यार ये तो। सिटीजनशिप का तो मेरा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि सर ये भाग आपको कौन सा देखने को मिलता है? सिटीजनशिप का भाग नंबर 2 है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत एक खास चीज दिखाता हूं, लाइक मेरे पास रखी हुई है, तो आई वुड लाइक कि मैं वो चीज आपको दिखाऊं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप इंसिस्ट करते हैं वो भी तब, अगर आप कहते हैं कि हाँ सर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मतलब कोई बैच नहीं है, नहीं कोई बैच, ये कोई कैसा कोई प्रमोशन नहीं है, लाइक कोई भी ऐसा प्रमोशन नहीं है। अगर हाँ है चीज खास, अगर आप कहते हैं कि वह प्रस्तुत की जाए तो प्रस्तुत करते हैं। ऐसी कोई खास चीज नहीं है ना, कोई किसी क्लास का भी प्रमोशन नहीं है, नहीं, अलग ही चीज है कुछ। अभी तो 50 क्वेश्चन करेंगे हम, अभी तो 50 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, ओके, हाँ सर, यस। क्या चीज है, क्या चीज है जो बच्चों उड़ रही है जी। ठीक है, देखो, लेट आई शो यू समथिंग बड़ी, लेट आई शो यू समथिंग। तो दिस इज बेसिकली बुक, दिस इज बेसिकली बुक। ये मेरा तीसरा एडिशन होगा। ठीक है, मतलब बुक, इस वाली बुक का तो ये पहला एडिशन है, लेकिन ये पॉलिटी की तीसरी बुक होगी जो मार्केट में आ रही है। लाइक इट वुड बी सून हिट द मार्केट। ऑफलाइन में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, और ये इसके कुछ बैकएंड्स हैं, इस पे कुछ इस प्रकार के डिजाइन वगैरह हैं, और इसमें आप कंप्लीटली प्रैक्टिस मिल जाएगी, कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी। ये आपकी यूपीएससी, सीडीएस, स्टेट पीएससी, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, सीजीएल, प्रीमेंस, एनटीपीसी, रेलवे, सारे एग्जाम्स के लिए होगी। ठीक है, एक ही बुक कंप्लीट थ्योरी ये आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अंडर पब्लिशिंग ये जा चुकी है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, क्यों भाई, क्यों पूछा है, लाडली मान जा। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रेरणा, आप ये बताइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। संघ की कार्यकारी शक्ति पूर्णतः राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यकारी जो शक्ति है वो कहां पर निहित है? सर, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, और राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, यानी ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन दैट इज इंसर्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो भाई सीधे तरीके से याद रखना, आर्टिकल 53 इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति में निहित है संपूर्ण शक्ति। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं है? राज्य के राज्यपाल बहुत सारे कार्य करता है, कौन सा कार्य उसका नहीं है, ये पूछा जा रहा है। हाँ, ऑफलाइन में आपको मिल जाएगी। अब पूछा गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति, जिला कलेक्टरों की नियुक्ति। सर राज्य विधान, बहुत ध्यान से, मुख्यमंत्री की नियुक्ति यही करता है, नॉमिनेट ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन, हाँ, 1/6 सदस्यों का। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देना, हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को यह अपॉइंट करता है या नहीं करता? पूछा गया कौन सा नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी नियुक्ति इसके द्वारा नहीं की जाती है, करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि जिला कलेक्टर जो होते हैं वो लोक सेवा आयोग के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा? लोक सेवा आयोग के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग के द्वारा यह अपॉइंट किए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, बेहतरीन ढंग से आपको यह चीज याद रखनी होगी, बिना परेशानी के याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यदि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति पद ग्रहण किए हुए है लेकिन उस पद का ग्रहण करने का हकदार नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सी रेट जारी की जाएगी? पोल आपके सामने है, पोल में आंसर करिए। काफी देर हो गई थी, पोल नहीं आया था, पोल में आंसर करो कि मतलब कोई व्यक्ति है कि चाहा मैंने उसे इतना जिसके वो लायक भी नहीं था, और उसने हमें ऐसे बुला दिया जैसे वो कभी हमारा ही नहीं था, तो अलग ही लेवल की बात है। यहाँ पे कुछ और पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया कोई व्यक्ति है, जैसे ये मान के चलिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब इसने कोई भी पोस्ट गेन कर दी, इसने कोई भी पोस्ट गेन कर दी, यानी कोई पद प्राप्त कर दिया, लेकिन वो इलैजिट मैटर से किया है। इलैजिट का मतलब क्या है बाबूजी? इलैजिट का मतलब गलत तरीके से इसने कोई पद धारण कर लिया। अब क्योंकि इसने कोई पद गलत तरीके से धारण किया है, पोस्ट गेन करी है, वो भी रॉन्ग मेथड से, तो ऐसी परिस्थिति में इस व्यक्ति को गलत तरीके से पद से हटाया कैसे जाएगा? ठीक है, चलिए फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, 39% कह रहे हैं, क्यू वारंटो। दैट इज वेरी गुड। अधिकार परीक्षा पूछा जाता है कि किस अधिकार से तुम यहां बैठे हो। अब पोस्टमार्टम रिट किसको कहा जाता है? ठीक है बाबू, पोस्टमार्टम रिट इसी को कहा जाता है। दिस इज नोन एज पोस्टमार्टम रिट। इसी को क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम रिट इसी को कहा जाता है। पोस्टमार्टम रिट इसी को कहा जाता है। पोस्टमार्टम रिट इसी को कहा जाता है। राइट, आगे बढ़िए। अगला सवाल, भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता हरचंद लोंगेवाला के द्वारा राजीव लोंगेवाला शांति समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? राजीव लोंगेवाला शांति पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। राजीव लोंगेवाला शांति पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? फटाफट बताइए। ठीक है,
अच्छा ये सवाल, राजीव लोंगेवाला पर हस्ताक्षर कब किए गए हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। ठीक है चलो, तो अगर मैं बात करूं, ये बात है 1985 की, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद। इंदिरा गांधी की डेथ होती है 1984 अक्टूबर का महीना। उसके बाद पॉलिटिक्स मतलब अनसेटल सी हो गई, उसको सही करने के लिए राजीव लोंगेवाला ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वो समय था 1985, वो समय था 1985, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला सवाल 155, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सा रिलेटेड है? संविधान का भाग 8। अब भाग 8 में कहां से कहां तक आर्टिकल है वो बताइए। ठीक है, फटाफट बताइए। ठीक है, सर पंजाबी च गल करियो, आहो असं तो कर सकते हैं पर थोनू समझ नहीं होनी की मतलब पैना होता। आहो, अब मुझे बताइए, मैंने आपसे पूछा है कि यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से रिलेट करता है। बाबू इसके अंदर आर्टिकल होता है आपका 239 से लेकर 242 तक। अब संविधान का भाग 11 जो होता है, भाग 11, इसमें होते हैं आर्टिकल 245 से 263। भाग 12 जो होता है इसमें होते हैं 264 से लेकर 300। ये होता है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये सेंटर स्टेट रिलेशन होता है। ये होता है बच्चे आपका सेंटर स्टेट रिलेशन होता है, बट ये फाइनेंशियल बेस्ड होता है, ये एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बेस्ड होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 239। यही तो इसमें आएगा, यही तो ड्यूटी रूल है, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण, यानी आपको आपके ही खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, आपको आपके ही खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये बात कहां लिखी हुई है ये बताइए। ठीक है, चलिए फटाफट लेवल पे आप देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्रांश स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण के साक्ष्य प्रतिबंधित है, कि आप अपने ही खिलाफ, आपको अपने ही खिलाफ क्या किया जाएगा, कि मतलब फोर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यह कहां लिखा हुआ है सर? आर्टिकल 20 के अंदर क्लॉज 3 जो है आपका, 20 के क्लॉज 3 में ये बात बताई गई है। 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, 17 में छुआछूत का अंत है और 31 संपत्ति का अधिकार है। पहले हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार कार्यरत नहीं है। ठीक है, चलो अब वो आत्मसंभ्रांश 20 का 3 है। 22 में सिर्फ गिरफ्तारी की बात की गई, गिरफ्तारी की बात, अरेस्ट के संबंध में जो भी अधिकार है वो यहां बताए गए हैं। इसका आंसर 20 होगा। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ो राम बाबू, करेक्ट आंसर। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? भारत का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट रिट कब जारी कर सकते हैं? तो हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 226 में है। ठीक है, चलो आर्टिकल 226 के तहत ही हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई कि सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन कहां तक चलता है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन कहां तक चलता है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में, सॉरी 131 नहीं, तो ये तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, एडवाइजरी तो ये है बाबू, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन यहां पर है, परामर्श शक्ति, ये परामर्श शक्ति यहां पर है। और बाबू 131 में है इसका वास्तविक क्षेत्राधिकार, यानी कि जो रियल या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जिसको कहा जाता है। तो बाबू ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यहां पर है, ज्यूरिडिक्शन आपको यहां देखने को मिलता है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन बाबू आपको यहां देखने को मिल जाता है। वेरी वेरी गुड। ठीक है, अगला सवाल, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? कैसा लोकतंत्र चाहिए? फटाफट बताओ, कैसा लोकतंत्र चाहिए ये आपको बताना है। जो बच्चे कह रहे हैं करंट अफेयर का टॉपिक वाइज कराओ, बहुत जल्दी कराने वाले हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो कि सर जी? हाँ रे बाबू, राम बाबू प्रजापति, टेंशन मत लो, ये उपयुक्त सभी। दरअसल क्या होता है कि हमें सभी प्रकार के लोकतंत्र स्थापित करने होते हैं, सब प्रकार का लोकतंत्र हमें चाहिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सब प्रकार का लोकतंत्र होना चाहिए, तभी मैटर बन सकता है एक देश में। अगले बढ़िए 169वां, वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदस्य जो क्षेत्र योजना एमपी लैड्स के बारे में पूछा जा रहा है, एमपी लैड्स के बारे में पूछा जा रहा है, एमपी लैड्स। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया कि इसके अंदर कितने रुपए आपको देखने को मिलते हैं, एमपी लैड के अंदर आपको कितने रुपए देखने को मिलते हैं, इसके बारे में बात की गई है। इसका मतलब क्या होता है कि एक सांसद है तो वह अपने संसदीय क्षेत्र को विकसित करने के लिए कितने रुपए लेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए किसी सांसद का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र है किसी का, निर्वाचन क्षेत्र है किसी का, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको देखने को मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट अगर कोई करना चाहता है तो सांसद को कितने एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे? तो बाबू कितने एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे वो समझिए, वो एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे 5 करोड़, 5 सीआर के रुपए यहां पर दिए जाएंगे। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? दैट इज 5 सीआर, 5 करोड़ रुपए यहां पे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य क्या है? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना। क्यों? क्योंकि बाबू ये बात आर्टिकल 38 में लिखी हुई है, आर्टिकल 38 में लिखी हुई है कि आप सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल यहां पर उनको उपस्थिति कराएं, उनका डेवलपमेंट बढ़ाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। 161, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया? दिल्ली को कह दिया जाता है कि दिल्ली आज के बाद एनसीटी कहलाएगा। दिल्ली को एनसीटी कब घोषित किया गया है? दिल्ली को एनसीटी कब घोषित किया गया? देखो हमें क्या देखने को मिलता है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलता है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप ये समझना, ये जो एरिया है ये है दिल्ली, लेट्स सपोज दिस इज दिल्ली। अब इसमें हमारी कैपिटल भी है, देश की कैपिटल, तो देश की कैपिटल न्यू दिल्ली, ये है आपका न्यू दिल्ली, ये जो चीज है दिस इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है दैट इज एनसीटी, ये हो गया एनसीटी। बात को समझना बाबूजी, ये हो जाता है एनसीटी, एनसीटी, ये एनसीटी हो गया। अब इसके बाद यहां ये तो है सिर्फ दिल्ली की बाउंड्री है, ये दिल्ली की बाउंड्री हो गई। अब इस दिल्ली के बाहर जैसे यहां देखने को मिलता है आपको हरियाणा, यहां देखने को मिलता है आपको राजस्थान, और यहां देखने को मिलता है आपको उत्तर प्रदेश, इतने सब में उत्तर प्रदेश है, यूपी। अब इन तीनों के भी कुछ कुछ एरिया को इसमें शामिल किया जाएगा, इन तीनों के भी कुछ कुछ एरिया को इसमें शामिल किया जाएगा, और ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे? तब ये सारे मिलकर बनाएंगे एनसीआर।
तो इन सारों ने मिलकर क्या बना दिया भाई, यहाँ पर एनसीआर बना दिया। तो इस तरीके से बनता है एनसीआर, ऐसे बनता है एनसीटी। दिल्ली के कितने डिस्ट्रिक्ट है? 11 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट इसमें दिल्ली के हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट एनसीटी में। कब बने थे 11 डिस्ट्रिक्ट? सती ये बात है 69वां संविधान संशोधन 1991 में। आगे बढ़िए अगला सवाल। 162, भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसके बारे में बातें कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं? ना तो मौलिक ना ही कानूनी अधिकार, ओनली लीगल राइट्स, ओनली फंडामेंटल राइट्स, बोथ फंडामेंटल लीगल राइट्स। अगर भारत का उच्च न्यायालय चाहे तो वह किसी भी मामले में अपनी दखलंदाजी दे सकता है, वह किसी भी मामले में अपनी जो भी बातें हैं उनको दर्ज करा सकता है। तो करेक्ट आंसर होता है डी, किसी भी मामले में वह यहां पर बातों को दर्ज करा सकता है। ठीक है। 163, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार, मूल कर्तव्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? आपकी फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलती है आपको 51A का के, ये आपकी 51A, इसके अंदर आपकी है 11, 51A में आपको देखने को मिलती है। अब इसमें कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है पूछा है? सर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री, देश की विरासत को बचाना, ये है। प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है 51A के आई में देखने को मिलता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह आर्टिकल 32 में है, और दरअसल ये है इसमें शामिल नहीं है, यह इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखना, इसमें शामिल नहीं है, ये हो जाएगा बाबू सी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य नहीं है पूछा है तो सी मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, सी मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अगला सवाल, मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार सवाल पूछा गया। मूल संरचना सिद्धांत यानी एक संविधान की एक फंडामेंटल सोल होती है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो फंडामेंटल सोल एक संविधान की होती है उसको किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर मतलब यहां पर निर्मित किया गया है। ठीक है, फटाफट से अब की बार और क्लास को अगर आप लाइक कर देंगे तो अब की बार 500 बार हो जाएगा। ठीक है, जस्ट क्लास में उपस्थित छात्र इसको 500 बार कर देंगे अभी के अभी इसी वक्त। ठीक है, अब मैं बात करूं तो ये जो केस है ये बनता है आपका गोलकनाथ का नहीं, केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती के केस में 1773 का केस है, 1973 का केस है। इसी के अंदर स्पष्ट किया जाता है मूल संरचना कि संविधान की एक मूल संरचना है जिसके खिलाफ कोई संशोधन नहीं हो सकता। यानी संविधान में संशोधन हो सकता है परंतु ऐसा संशोधन नहीं हो सकता जो इसकी मूल संरचना को बिगाड़ दे, ये इसमें बात कही गई थी। अगला सवाल, मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत तय की गई है? मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा मैं बता चुका हूं इस सवाल के बारे में, फटाफट बताओ। मैं इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ये सवाल आ चुका है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए। निक्की बेटा कल की क्लास ऑफ करिएगा, आपको पता लगेगा, जो कल होगी उसको देकर बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सवालों का एक लेवल होता है, मैं सारे सवाल हार्ड भी नहीं डाल सकता, सारे सवाल आसान भी नहीं डाल सकता, मुझे उसको बीच में मेंटेन करना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 91st संविधान संशोधन। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन की बात की जा रही है, तो ये आपको देखने को मिलता है 91वें संविधान संशोधन 91st। ठीक है, आगे बढ़िए। ये रिवीजन की तरह था। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को कहां से लिया गया है? ठीक है, द प्रोसीजर, द कॉन्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहां से लिया गया है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये भी एक अच्छा सवाल है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, कहां से लिया गया फटाफट बताइए। ठीक है, चलो फटाफट बताइए। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कुछ ऐसे भी कानून भारत के अंदर कार्यरत रहेंगे, भारत में कुछ ऐसे भी कानून चलेंगे जिस आधार पर यह बताया जाएगा कि भारत में कोई भी कानून कानून के द्वारा भी बनाया जा सकता है, कोई भी नया लॉ कानून भी बना सकता है, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये जापान से लिया गया है, जापान के संविधान से लिया गया है। अब बताओ, अब कहां गए वो बच्चे के सवाल अच्छे नहीं आ रहे हैं? एक सवाल आते ही तो तुम हंस जाते हो। आगे बढ़ो, अगला सवाल, संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? भारत के अंदर जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारी दी गई है इसमें अगर अमेंडमेंट करना है तो कौन कर सकता है? सिर्फ केंद्र मंत्रियों के लिए मतदान के संवैधानिक फ्रेम के समय के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी के अंदर उल्लेखित जो प्रावधान आपका है उसके द्वारा, यानी कि सिर्फ संसद में विशेष बहुमत के द्वारा, राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत के द्वारा, संसद में प्रभावी बहुमत के द्वारा। ठीक है, इंपैक्टेबल। अब देखो बात आती है सामने। ठीक है, चलिए तो बाबू निक्की इसका आंसर आप जवाब दीजिए जरा कि संविधान में दी गई जो राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना है, जो फेडरलिज्म हमें देखने को मिलता है, इसमें अगर परिवर्तन करना है तो कौन कर सकता है? इसमें परिवर्तन केवल राज्यसभा कर सकती है। तो इसमें राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से ही यह प्रावधान हो सकते हैं। अब लेजिस्लेटर जो यहां पर होता है इस पूरे प्रोविजन को कहां से उठाया है? भैया राज्यसभा की संघीय संरचना को हमने कहां से उठाया? ठीक, राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना को 1935 एक्ट में से उठाया। आगे बढ़िए, अगला सवाल, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक बढ़ी रहेगी? बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक बढ़ी रहेगी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। कि आपातकाल लगा, आपातकाल के बाद आपातकाल हट गया, तो वहां आपातकाल मतलब कहने की बात है यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी गई, काफी बढ़ी है। हाँ जी, ये अवधि बढ़ी थी 1976 में बढ़ाई गई थी, मैं 5 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 6 वर्ष कर दी थी। अब पूछ क्या रहा है, सवाल पूछ रहा है, बढ़ जाती है तो जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी? तो बढ़ी हुई अवधि 6 माह तक रहेगी। ठीक है, 6 माह तक रहेगी, कॉन्सेप्ट बताया गया है। आगे बढ़िए, अगला सवाल, राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? जो नेशनल एंथम है वो कब अपनाया गया था? ये एक अच्छा सवाल है। अब नेशनल एंथम की बात करता हूं, नेशनल एंथम की बात करता हूं। नेशनल एंथम हमारा क्या है? जनगण मन। जनगण मन आपको देखने को मिलता है, शुरुआती तौर पर यह बंगाली भाषा में था। ठीक है, बंगाली भाषा में था। यह किस पुस्तक में था? इसकी जो पुस्तक है वो है गीतांजलि। यह गीतांजलि के अंदर संरचित किया गया था, गीतांजलि में इसको बताया गया है, पुस्तक गीतांजलि में इसको बताया गया है। जनगण मन के बारे में एक बात याद रखना, जनगण मन के बारे में याद रखना, इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 का साहित्य नोबेल भी इनको मिला है। एशिया में और भारत में नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति भी हैं, साहित्य नोबेल इनको मिला। ठीक है, याद रखना।
जनगण मन को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी प्रथम प्रस्तुति कहां की गई थी, प्रथम पेश इसको कब किया गया था, सर प्रथम पेश किया जाता है 1911 कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता सेशन में किया गया था। यहाँ पे अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था सर, नारायण बिशनधर अध्यक्ष थे, नारायण धर इसमें अध्यक्ष थे। तो इन्होंने इसको पेश किया, लयबद्ध इन्होंने तरीके से पेश किया। इसको अपनाया कब जाता है सर, इसको अपनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को। गाने की अवधि है 52 सेकंड। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन को अवधि कितनी है इसकी, सर जी अवधि है इसकी 52 सेकंड। शॉर्ट अवधि की बात करूं तो वो 20 सेकंड देखने को मिलती है, 20 सेकंड शॉर्ट अवधि है इसकी, राइट, शाबाश। मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति किसके पास है, किसी को मृत्युदंड दिया गया है, इसको क्षमादान दिया जा सकता है आर्टिकल 72 के तहत। आर्टिकल 72 में इसका क्षमादान दिया जा सकता है, वो केवल और केवल भारत का राष्ट्रपति दे सकता है, गवर्नर के पास ये क्षमताएं नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़िए। केंद्र प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कितनी सीट्स आपको देखने को मिलती हैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, यानी यहां पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, इसमें पार्लियामेंट्री पूछी है, लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज 11 है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि 70 है, वो 70 है, लेकिन इसमें पार्लियामेंट्री सीट्स के बारे में बात की गई है। इसके बारे में फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो भाई, इसके अंदर मतलब कितने सांसद चुने जाते हैं, कितने ऐसे सांसद हैं, दिल्ली से कितने सांसद चुने जाते हैं, दिल्ली से कितने विधायक चुने जाते हैं, तो आंसर होगा 70। विधायक कितने चुने जाते हैं, एमएलए कितने चुने जाते हैं, एमपी कितने चुने जाते हैं, एमपी चुने जाते हैं 7 और विधायक चुने जाते हैं 70। तो 7 70 याद रखना होता है, 7 70 याद रखना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 7, क्योंकि सांसद पूछा है, संसदीय निर्वाचन पूछा है, राइट। अगला सवाल 172, संविधान सभा की गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने करी थी। ठीक है सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हेड किसने किया था, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हेड किसने किया था, मंत्रियों की दल की बैठक की अध्यक्षता किसने की, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, फटाफट इसमें बताइए करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, करेक्ट आंसर आपको इसमें क्या देखने को मिल जाएगा। देखो, दरअसल इसमें पूछा गया जा रहा है वो समझते हैं, ये थोड़ा ना कुछ एक नया सवाल है, ये थोड़ा ना कुछ एक नया सवाल है, उसको समझना। इसमें संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों की दल, एक हु हेडेड द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, इस बात की मांग करनी थी, तो इस बात की मांग करने के लिए कुछ लोग रेडी हुए। उनका हेड कौन था, दैट वाज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उनके हेड थे। 1930 में इसको गठित किया गया था। अगला सवाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन इलेक्ट करता है, सर जी है सीधे तौर पर प्रेसिडेंट हमारा इलेक्ट करता है। सलाह किससे लेता है, लेकिन सलाह किससे लेता है, सलाह किससे लेता है, सलाह एडवाइस। क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि एडवाइस में चेंज किया गया 2025 में, 2025 में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सीए का क्वेश्चन है ये। सलाह किससे लेगा, फटाफट बताइए। अब मुख्य निर्वाचन आयोग की जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 324 में की गई है, आर्टिकल 324 में चर्चा की गई है, फटाफट बताइए सलाह किससे लेगा, सलाह किससे लेगा वो समझो। बाबू वो सलाह लेता है हमारे पीएम से, साथ में हमारे कैबिनेट के एक मंत्री से, कैबिनेट मिनिस्टर से, और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन से, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन से लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल 174, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन आता है, ये बात भी मैं बता चुका हूं। पुदुचेरी सीधे तौर पर मद्रास हाईकोर्ट के अधीन आता है, पुदुचेरी सीधे तौर पर मद्रास हाईकोर्ट के अधीन आता है, मद्रास के अधीन। गुवाहाटी सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार, सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है इसका, सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है, सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार, ड्यूरिडिक्शन इसका हाईएस्ट है, क्षेत्राधिकार देखने को मिलता है। इसके अलावा कलकत्ता उच्च न्यायालय सर अंडमान निकोबार भी सीमा आता है, अंडमान निकोबार भी सीमा आता है, अंडमान निकोबार भी आपको यहीं देखने को मिलता है, राइट। ओके, याद रखना। हैदराबाद उच्च न्यायालय, हैदराबाद हाईकोर्ट जो है अमरावती हाईकोर्ट बन गया है, राइट। आगे बढ़िए, अगला सवाल, भारत संविधान की संगठित विशेषताएं किसे माना जाता है, ऑर्गेनाइजिंग फीचर भारत का क्या है, ये भारत के संविधान के अंदर कौन सा ऑर्गेनाइज फीचर आपको देखने को मिलता है जिसकी चर्चा यहां पर की जा रही है। काफी आसान सवाल हो जाएगा। ऑर्गेनाइज फीचर, ऑर्गेनाइज फीचर का मतलब क्या होता है, एक संगठित, जो भारत को एक संगठित लेवल पर दर्शाए। संगठित का मतलब क्या होता है कि भारत को स्ट्रॉन्ग कौन दर्शाता है, भारत को स्ट्रॉन्ग कौन दर्शाता है, स्ट्रॉन्ग। गलती करेंगे आप इसमें, मेजरली लोग इसमें गलती कर देंगे। पोल दिया जाएगा, पोल दिलवाऊं, बताओ पोल दिलवाना होता है 175 का। भारत को स्ट्रॉन्ग कौन दिखाता है, सी बी बी ए बी, नहीं, बी इज नॉट आंसर। ये लिखित संविधान भारत को स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाता, भारत को स्ट्रॉन्ग दिखाता है सशक्त सेंटर। हमारे यहां पर सेंटर का स्ट्रॉन्ग होना भारत को ऑर्गेनाइज तरीके से स्ट्रॉन्ग दिखाता है, स्ट्रॉन्ग याद रखना, स्ट्रॉन्ग दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अगला सवाल 176, विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है, किसी को क्लियर विशिष्ट बहुमत मिला है, उस चीज का क्या आशय है। केवल ऊपरी सदन के कुल सदस्यों के आधे का बहुमत मिला, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत मिला और मतदान मिला। सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत, उपस्थित सदनों के 2/3 सदस्यों से कम का मतदान किया गया है। स्पष्ट बहुमत किसको कहा जाता है, नहीं, स्पष्ट बहुमत कहा जाता है सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत और मतदान। यह कहा जाता है स्पष्ट तौर से कि यह क्लियर बहुमत होगा। ठीक है, यह क्लियर बहुमत होगा ईशा, दिस विल बी द क्लियर बहुमत। अगला सवाल, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे किसके द्वारा अनुमोदित किया जाने की आवश्यकता होगी। मतलब कहने की बात क्या है कि यदि विधेयक जो है संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसमें कौन ऐसा होगा जो इस पर अनुमोदन करने की आवश्यकता इसमें रखेगा, अनुमोदन करने की आवश्यकता इसमें रखेगा, फटाफट बताइए। देखो, इस प्रकार का सेम सवाल आया था जब मैंने कहा था कि अगर संघीय प्रावधानों में परिवर्तन करना है, अब तुम सेंट्रल लेवल पे करोगे तो राज्यसभा करेगी, अगर संघीय प्रावधानों में चेंज करोगे एक राज्य के लेवल पर, क्योंकि ऑप्शन बता रहे हैं कि राज्य के लेवल की बात चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में केवल राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत यहां पर चाहिए। डी इज आंसर। ठीक है, चलिए
डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, नॉट। अब इसमें समझना, इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट विल नीड टू बी अप्रूव्ड बाय राज्य विधान परिषद के आधे सदस्य, क्योंकि इसमें राज्य का लेवल पूछा गया है, राज्य मंत्रियों की केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। अगर राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा करोगे तो इसमें विशेष चाहिएगा, राज्यसभा के द्वारा विशेष बहुमत चाहिएगा। अब इसको विशेष को करोगे तो सेंटर का बन जाएगा। अब हमें पता नहीं लग रही, इसके लिए हमने इसको स्टेट का बना दिया, खुद ही स्टेट का बना दिया, हमने स्टेट का बना दिया। सवाल को समझना थोड़ा मुश्किल है, बट टेक्निकली आप इसको समझ पाएंगे। पीछे वाला सवाल समझेंगे तो इसको भी समझ जाएंगे। 178 संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारत संविधान के किस भाग में आता है? देखिए, अनुच्छेद 368 साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कहां से बाबू? साउथ अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। और यह संविधान के भाग 20 में आपको देखने को मिल जाता है। कहां देखने को मिलता है? संविधान के भाग 20 में देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? भारत क्या है? भारत इज एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत को क्या बताया गया है? भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया है। ठीक है, चलिए भारत को क्या बताया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया है। आगे, मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलती है, इसका संबंध किससे है? तो फंडामेंटल ड्यूटी का जो संबंध है वो केवल भारतीय नागरिकों से है, केवल भारतीय नागरिकों से। तो ये होते हैं बाबू आपके 80 क्वेश्चंस। अब बाकी के जो बचे हुए आपके 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस आपको ये पीडीएफ आज अभी तुरंत 5 मिनट के अंदर डलवा रहा हूं। बचे हुए 20 क्वेश्चन आप आराम से इसमें टिक कर पाएंगे, 20 क्वेश्चन आप आराम से इसमें टिक कर पाएंगे। प्लस उसके आंसर भी यहां पर मैंने डलवा दिए हैं ताकि आप आंसर्स को भी पिक कर पाओ। ठीक है, एक आंसर के बीच में डलवा दिए, आंसर के थ्रू उसको पिक कर पाए अगर आप आंसर नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन ढंग से अच्छे लेवल के सवाल रहे। ठीक है, मैं सवालों को 180 तक इस वजह से छोड़ना पड़ रहा है कि अभी मुझे ऑफलाइन क्लास में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन का शेड्यूल है। तो बचे 20 क्वेश्चन को आप बढ़िया से करेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे फिर एक बार, मंडे में मुलाकात होगी फिर से ताबड़तोड़ तरीके से। पॉलिटी के बचे हुए 100 क्वेश्चन और करेंगे, और मैं तो कह रहा हूं 120 क्वेश्चन करते हैं। 100 तो छोड़ो, 120 सवाल करेंगे। ठीक है, और पॉलिटी के 300 क्वेश्चन पूरे कर मारेंगे। अगर मैंने आपको जबान दे दिया कि इस बार आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, तो इस बार आपका सिलेक्शन अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ आप खुद हैं। आपके अलावा आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर इस क्लास में आऊंगा मंडे में ऑन टाइम। अगर आप क्लास में उपस्थित होते हैं तो वो चीज दर्शाएगा कि आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं। आपका सिलेक्शन आपके अलावा कोई नहीं रोक सकता, याद रखना। और मैं इस बार आपका सिलेक्शन रोकने नहीं दूंगा। 100% डेडिकेशन के साथ लग रहा हूं। यहां मैंने आपको पहले बताया, यहां आके मैं किसी किताब को सॉल्व नहीं करा रहा। मुझे पता है कि जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो कंटेंट सर्वोपरि है। क्यों है? देखो, कंटेंट सबका अच्छा है, सभी टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बात क्या है कि मैं जो आपको कंटेंट पढ़ा हूं ये बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट है। बताइए समझ, दिस इज द अपडेटेड कंटेंट। ये अपडेटेड कंटेंट है। यहां बाबू इस क्लास का मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी ये नहीं होता कि मैं इस क्लास में ऑब्जेक्टिव करके बच्चों को भ्रम में डालूं या 4 किताबों का फोटो लगाऊंगा, इन सारी किताबों का वो है। अरे क्या जरूरत है? आपके पास जो मेरे नोट्स हैं दे आर प्राइम, उससे आप पढ़ पाएंगे बढ़िया तरीके से, लेवल आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बात आई समझ में? हाँ, तो सारे क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से होंगे। ये संविधान के भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 था। कल की क्लास में जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम आगे देखेंगे और ये पार्ट 3 होगा, और पार्ट 3 में पॉलिटी कंप्लीट। फिर अगली क्लास में हिस्ट्री ताबड़तोड़ भौकाल तरीके से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा तगड़े तरीके से। यहां पे आपको देखने को मिल रही है, पुरानी क्लास जरूर देखना, फिर इस क्लास को देख लेना, आपकी चीजें हो जाएंगी। और ये वाली जो क्लास है अपनी आज शाम को जो होने वाली है, उस क्लास के लिए भी सब एकदम तगड़े तरीके से तैयार रहेंगे इस क्लास के लिए। ठीक है, तो शाम को हमारी होने वाली है ना मौर्यन काल, इसमें पढ़ाऊंगा आज मैं मौर्यंस के बारे में पढ़ाऊंगा, एंशिएंट हिस्ट्री की। तो उसको लाइक कर देना अभी जाते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए शाम को मिलते हैं 8 बजे एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, चलिए।